द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 111। इस समय बाहर फटे पुराने कपड़ों और जख्मी चेहरे वाला झांग एगो रो रहा था और शिकायत कर रहा था, नाक से पानी और आंसू पोंछ रहा था, जबकि फैंग बुजुए भी उसके बगल में खड़ा था, उतना ही क्रोधित। बड़े भाई, आखिर किसने तुम्हें मारा? ये छोटा भाई अभी तुम्हारा बदला लेगा। फैंग बुजुए अब ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बड़े भाई एगो हमेशा उसके साथ दयालु रहे थे, अक्सर उसे स्वादिष्ट भोजन देते थे। अब जब बड़े भाई एगो पहाड़ से नीचे ऐसी हालत में लौटे थे तो फैंग बुजुए असहनीय क्रोध से भर गया। हालांकि झांग एगो ने फैंग बुजुए की बात अनसुनी कर दी और जोर जोर से विलाप करता रहा। उसकी छोटी हरी फलियों जैसी आंखों से आंसू बहते नदी की तरह बह रहे थे। इसी समय लिन फैंग घर से बाहर आया। बाहर जोरदार रोने की आवाज़ सुनकर लिन फैंग बेहद असहाय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने अचानक झांग एगो को अपने पैर से लिपटा हुआ और जोर जोर से रोते हुए पाया। संप्रदाय गुरु, आह, ये शिष्य बेकार है, आह। इस शिष्य को पहाड़ से नीचे उतरते ही पीटा गया था। इस शिष्य ने संप्रदाय गुरु की अडिग रहने की शिक्षा का पालन किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा थी और इस शिष्य की ताकत बहुत कम है। वह प्रतिद्वंद्वी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, आह। ये शिष्य संप्रदाय गुरु की बड़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, आह। झांग एगो ने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी करुण पुकार ने लिन फैंग को उसके लिए दुख का एहसास कराया। खासकर झांग एगो का उदास चेहरा, वह और भी ज्यादा डरावना था। रोना बंद करो, ठीक से बोलो, आखिर हुआ क्या था? लिन फैंग ने पूछा। झांग एगो ने अपने आंसू पोंछे। उसकी तेज चीखें धीरे धीरे घुटी हुई सिसकियों में बदल गईं। संप्रदाय गुरु, ये शिष्य आज संप्रदाय गुरु के लिए एक शानदार रात्रिभोज तैयार करने हेतु कुछ सामग्री ढूंढने पहाड़ से नीचे गया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि पहाड़ से नीचे उतरते ही उसका सामना अपने पूर्व उपयोगिता शिष्य समूह के एक गुंडे से होगा, जो एक कनिष्ठ बहन को धमका रहा था। इस शिष्य ने संप्रदाय गुरु की शिक्षाओं को हमेशा याद रखा कि बुरी शक्तियों से बहादुरी से लड़ो और दुष्टता से मत डरो। इसलिए हालांकि यह शिष्य जानता था कि उसकी साधना प्रतिद्वंद्वी से कमतर है, फिर भी वह आगे बढ़ा। लेकिन अंत में वाह, ये शिष्य संप्रदाय गुरु से अद्वितीय मार्शल आर्ट सिखाने की विनती करता है। भविष्य में ये शिष्य संप्रदाय गुरु की शिक्षाओं का पालन भी कर सकेगा और अधिक लोगों की मदद कर सकेगा और अधिक बुराई का उन्मूलन कर सकेगा, आह। झांग एरगो चिल्लाया। सच बताओ। लिन फैंग ने झांग एरगो की ओर आंखें सिकोड़ लीं। झांग एगो स्तब्ध रह गया। फिर संप्रदाय गुरु की अविश्वास भरी निगाहों को देखकर उसने 2 बार नाक सिकोड़ी और फिर कहा, संप्रदाय गुरु, जब ये शिष्य एक उपयोगिता शिष्य था तो इसने उपयोगिता शिष्यों में से एक गुंडे को नाराज कर दिया था। आज जब वह पहाड़ से नीचे घूमने गया तो गलती से उससे टकरा गया और उसे मार पड़ी। ये शिष्य आश्वस्त नहीं था और शुरू में चाहता था कि कनिष्ठ भाई उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कनिष्ठ भाई एक धर्मी व्यक्ति है और वह अपनी ताकत से कमजोरों को धमकाने जैसा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए ये शिष्य चाहता है कि संप्रदाय गुरु उसे संप्रदाय के कुछ अनोखे कौशल सिखाएं ताकि यह शिष्य उचित बदला ले सके। बुरा नहीं है, आप ईमानदार हैं। लिन फैंग ने सिर हिलाया। झांग एगो के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे कैसे पता नहीं चला कि मार खाना एक सामान्य बात है। अगर उसे पीटा नहीं जाता तो यह थोड़ा अजीब होता। संप्रदाय गुरु, क्या आप इस शिष्य को कुछ चालें सिखाएंगे? झांग एगो ने चुपके से संप्रदाय गुरु की ओर देखा। उसकी उत्सुक निगाहें लिन फैंग को पूरी तरह से समझ रही थीं। झांग एरगो को मार्गदर्शन की आशा थी और फैंग बुजुए मूर्ख नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी संप्रदाय गुरु से मार्गदर्शन की आशा थी। इसलिए दोनों ने उत्सुक निगाहों से लिन फैंग को देखा। लिन फैंग ने उनकी उत्सुक आंखों को देखा और अंततः असहाय होकर आह भरी। चूंकि इन दोनों को संप्रदाय में शामिल किया गया था, एक प्रथम वरिष्ठ भाई के रूप में और दूसरा द्वितीय वरिष्ठ भाई के रूप में, अगर भविष्य में संप्रदाय के बढ़ने के साथ उनकी शक्ति इतनी कम रही तो ये थोड़ा अनुचित होगा। ठीक है, तो वह संप्रदाय के प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल प्रदान करेगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे दोनों इस अद्वितीय कौशल का अपमान न करें। मेरे साथ अंदर आओ। लिन फैंग मुड़ा और घर में चला गया। और जब दोनों ने सुना कि संप्रदाय गुरु सहमत हो गए हैं तो वे तुरंत उत्साह से उनके पीछे अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद जब झांग एरगो बाहर आया तो उसकी दयनीय अभिव्यक्ति गायब हो गई। उसकी जगह एक आत्मविश्वास से भरी, छाती तानकर खड़ी हुई अकड़ आ गई। झांग एरगो की गहरी आंखें दुनिया की ओर देख रही थीं। उसे लगा कि घर में आने से पहले और बाद में एक जबरदस्त बदलाव आ गया है। यह एक गुणात्मक छलांग थी, चरित्र का उत्थान। वह अब पहले वाला झांग एरगो नहीं रहा। झांग एरगो ने संप्रदाय गुरु के कहे हर शब्द को अपने दिल में मजबूती से रखा। ये संप्रदाय तुम्हें 4 अनोखे कौशल प्रदान करेगा। इन अनोखे कौशलों को इस संप्रदाय ने अनगिनत कष्ट सहने के बाद सीखा है। ये 4 अनोखे कौशल जीवन के महान दाव, दुनिया के यिन और यांग दाव और मानव स्वभाव की सच्ची अच्छाई और सुंदरता को समाहित करते हैं। मुझे आशा है कि तुम इनका अच्छी तरह से उपयोग कर पाओगे।
संप्रदाय गुरु के गहन शब्दों के बारे में झांग एर्गो गर्व से कह सकता था कि उसने पहले ही एक परत समझ ली थी। जब वह उन सभी को पूरी तरह से समझ गया तो उसने ये गारंटी देने का साहस किया कि वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय गुरु बनेगा। वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है कि संप्रदाय गुरु ने हमें जो 4 अनोखे कौशल सिखाए थे वे थोड़े अजीब लग रहे हैं, फेंग बुजुए ने संदेह से कहा। झांग एर्गो, जो उत्साह में था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फेंग बुजुए की ओर देखा। तुम्हें क्या पता? इस वरिष्ठ भाई को अभी अभी एहसास हुआ है कि संप्रदाय गुरु ने हमें जो 4 साधना तकनीकें सिखाई हैं वे कितनी भयानक हैं। कनिष्ठ भाई, तुम्हें जाकर उन्हें ठीक से समझना चाहिए। ये वरिष्ठ भाई पहले साधना में वापस जा रहा है। झांग एर्गो ने और कुछ नहीं कहा और वापस भाग गया। बंदर आड़ू चुराता है, काला बाघ हृदय चुराता है, पैरों के बीच लात मारने वाला पैर, टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर। झांग एर्गो की राय में ये चारों साधना तकनीकें पिछली वाली से ज्यादा असामान्य थीं, खासकर अगर वह संप्रदाय गुरु के जीवन के दाव को समझ पाता तो उसका विरोधी कौन होता। हा, फेंग बुजुए ने वरिष्ठ भाई एगो को अपने कमरे में लौटते हुए हंसते देखा और आखिरकार एक आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और अकेले लौटकर उनका गहन अध्ययन करने की तैयारी की। क्या वे सचमुच उतने ही भयानक हो सकते थे जितना वरिष्ठ भाई ने कहा था? रात, संत संप्रदाय फिर से शांत हो गया। ये डैंडिंग पीक, ये बड़ा पिता फिर से वापस आ गया है। अंधेरे में लिन फैन अदृश्य अवस्था में एक शरारती हंसी हंसा। डैंडिंग पीक की जड़ी बूटियां संप्रदाय के उच्च पदस्थ बुजुर्गों को कीमिया के लिए प्रदान की जाने के अलावा या तो बेची जाती थीं या संप्रदाय के मिशनों के लिए पुरस्कार के रूप में उपयोग की जाती थीं। पिछली बार लिन फैन को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही चुरा लिया है। हालांकि वे 3 जड़ी बूटियां विशेष रूप से कीमती नहीं थीं, लेकिन लगभग पूरे क्षेत्र को खोदना वास्तव में एक गंभीर पाप था। इसलिए इस बार लिन फैन ने उचित समय पर रुकने का फैसला किया था। हर एक का थोड़ा थोड़ा लेना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही लिन फैन जड़ी बूटी के बगीचे में कदम रखने वाला था, उसकी आंखों के सामने एक चांदी की रोशनी चमकी, जिससे लिन फैन चौंक गया और उसने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया। हे भगवान, डैंडिंग पीक होशियार हो गया है, अब उन्हें जाल बिछाना आता है। लिन फैन नीचे बैठा और ध्यान से देखा। प्रवेश द्वार चांदी के धागों के एक घेरे से लिपटा हुआ था और चांदी के धागों के दूसरे सिरे पर घंटियां बंधी थीं, और ऐसी घंटियां काफी थीं। अगर उसने उन्हें अभी नहीं देखा होता और सीधे अंदर कदम रख दिया होता तो घंटियों की आवाज से डैंडिंग पीक के शिष्य जरूर जाग जाते। कितने कपटी! लिन फैन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये शिष्य वाकई बहुत कपटी थे, इस बड़े पापा जितने खुले और ईमानदार बिल्कुल नहीं। फिर लिन फैन ने हल्के से छलांग लगाई और जड़ी बूटी के बगीचे में उतर गया। जैसे ही सुबह की चमक पहली बार दिखाई दी, क्षितिज मछली के पेट जैसा सफेद हो गया। जैसे ही प्रज्वलित सूर्य क्षितिज पर पहली बार उदय हुआ, सुबह की चमक की किरणें फैल गईं। कई शिष्य सुबह जल्दी उठ गए ताकि प्रकृति की हवा में गहरी सांस ले सकें और स्वर्ग और पृथ्वी के आरंभ से सुबह की चमक को महसूस कर सकें, क्योंकि दिन की योजना सुबह से ही शुरू होती है। किस शापित व्यक्ति ने औषधीय उद्यान से औषधीय जड़ी बूटियां चुरा लीं? इस शांत सुबह, इस क्रोधित गर्जना ने स्वर्ग और पृथ्वी की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। जब से 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले डैंडिंग पीक औषधीय उद्यान चोरी हुआ था, तब से उद्यान की रखवाली कर रहे शिष्यों ने इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। साथ ही शिष्य हर रात गुप्त रूप से पहरा देते थे, इस उम्मीद में कि वे औषधीय जड़ी बूटियां चुराने वाले को पकड़ लेंगे। लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया और चोर कभी दिखाई नहीं दिया। डैंडिंग पीक के शिष्यों ने भी सोचा कि शायद चोर अब आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए अब कोई भी रात में पहरा नहीं देता। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जैसे ही शिष्य पहरा हटाएंगे, चोर फिर से हमला कर देगा। धिक्कार है, घिनौना, क्रोधजनक। अगर उन्हें पता चल गया कि चोर कौन है तो वे उसके 10,000 टुकड़े जरूर कर देंगे। दान डिंग चोटी के शिष्यों ने सब कुछ छांटा और आखिरकार पता चला कि हर औषधीय जड़ी बूटी का एक हिस्सा चोरी हो गया था। पिछली बार की तुलना में, जब उन्हें जड़ समेत खोदकर कुछ भी नहीं छोड़ा गया था, इस बार थोड़ी ज्यादा दया थी, लेकिन फिर भी यह एक अक्षम्य अपराध था। इस समय नामहीन चोटी पर झांग एर्गो ने चुपके से पहाड़ी दर्रे की रखवाली की, फिर ध्यान से आगे देखा। इसी समय पहाड़ की तलहटी में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। झांग एर्गो ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और ध्यान से देखने लगा। ये स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि वह कौन था, वह तुरंत वापस भागा। संप्रदाय गुरु, कोई यहाँ है, ये शातियान यहाँ है। झांग एर्गो तुरंत चिल्लाया। इस समय लिन फैन, जो ऊब गया था और औषधीय गोलियों के बारे में सोच रहा था, आश्चर्य से उठ बैठा। फिर वह तुरंत गोलियों की भट्टी के पास गया, एक धधकती आग जलाई और फिर कीमिया की अवस्था में प्रवेश करने का नाटक किया। बाहर झांग एर्गो और फेंग बुजुए ऐसे साधना कर रहे थे मानो कुछ भी गलत ना हो। जब ये शातियान शिखर पर पहुंचा तो झांग एर्गो तुरंत आगे बढ़ा। वरिष्ठ भाई, ये यहाँ हैं। हाँ, ये शातियान ने ठंडे भाव से सिर हिलाया। इस दौरान ये शातियान ने बहुत आरामदायक जीवन जिया।
न केवल उसकी साधना में बहुत प्रगति हुई, बल्कि उसकी पहले की असंतोषजनक रात्रिकालीन जिंदगी भी बाघ की तरह भयंकर हो गई। जब भी वो उस बड़े प्रशंसक भाई की औषधीय गोली लेता तो उसकी रातें नींद से भर जाती। न केवल वह और छोटी बहन मैंग्यू एक साथ जीवन के शिखर पर पहुंचे, बल्कि आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी शिखर पर पहुंच गए। क्योंकि जब भी ये शातियन नाइट लाइफ में व्यस्त होता तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य सो नहीं पाते थे। लगातार तेज थप्पड़ों की आवाज़ पूरे बाहरी संप्रदाय में फैल जाती थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में ये शातियन पूरी तरह से एक मानव जानवर था। यह न केवल लंबे समय तक चलता था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी था। शुरू में कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्य, जिन्हें इस स्थिति का पता नहीं था, अपने साथियों को यहाँ लाते थे। लेकिन एक बार जब ये शातियन ने अपनी नाइट लाइफ शुरू की तो बाहरी संप्रदाय के वे अन्य शिष्य जो अपने साथियों के साथ रात बिता रहे थे, सभी स्तब्ध रह गए। खासकर जब उन्होंने अपने साथियों की तिरस्कार भरी नजरें देखी, उन्हें लगा कि उनके जीवन का अपमान हुआ है। अंत में सभी ने अपने साथियों को फिर कभी यहाँ वापस न लाने की कसम खाए। क्या जूनियर मार्शल अंकल लिन अंदर हैं? ये शातियन ने पूछा। फिर फैंग बुजुए ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। फैंग बुजुए ने भी उसकी तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गया। ये तो गनीमत थी कि दोनों मिलते ही झगड़ने नहीं लगे, और यह सब असल में लिन फैंग की ही देन थी। हालांकि ये शातियान अब भी बहुत घमंडी था, पर अब वो पहले जैसा दबंग नहीं रहा। वरिष्ठ भाई, ये संप्रदाय प्रमुख घर के अंदर हैं, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। झांग एर्गो ने लिन फैन से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि क्या करना है। हाँ, ये शातियन ने सिर हिलाया। दोनों लिन फैन के लकड़ी के घर के सामने पहुंचे। झांग एर्गो ने समय का अनुमान लगाया और बोलने ही वाला था कि अंदर से एक आवाज आई। हाय, 7 सितारा घास लगभग खत्म हो गई है। लगता है मैं 7 सितारा घास ढूंढने के लिए सिर्फ खतरनाक इलाके में ही जा सकता हूँ। छोटा भतीजा ये अभी भी औषधीय गोलियों का इंतजार कर रहा है। मैं छोटे भतीजे ये को बिल्कुल निराश नहीं कर सकता। झांग एर्गो, जो बोलने ही वाला था, ने अब अपना मुंह बंद कर लिया, फिर चुपके से ये शातियन की तरफ देखा। ये शातियन हालांकि स्तब्ध था, उसके हाव भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। वह 7 सितारा घास के बारे में जानता था। यह एक औषधीय जड़ी बूटी थी जो संप्रदाय के खतरनाक इलाके में उगती थी। संप्रदाय का खतरनाक इलाका एक चट्टान थी जहां बड़ी संख्या में रॉक माउंटेन सांप रहते थे। ये रॉक माउंटेन सांप सभी खतरनाक जानवर थे। हालांकि उन सभी में जन्मजात मध्य अवस्था साधना थी, फिर भी ये सांप समूहों में रहते थे। यहाँ तक कि एक जन्मजात महासिद्धि क्षेत्र का मार्शल कलाकार भी अगर लापरवाह हो और सांपों के समूह में गहराई से उलझ जाए तो उसकी मृत्यु वहीं हो सकती है। ये शातियन को इस समय यह उम्मीद नहीं थी कि यह कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन, जिनसे वह हमेशा सावधान रहता था, उसके लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने हेतु जड़ी बूटियां इकट्ठा करने इतनी खतरनाक जगह पर जाएगा। इसी समय घर के अंदर से लिन फैंग की आवाज फिर से आए। इस बैच में केवल 3 औषधीय गोलियां मिली। काश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कनिष्ठ भतीजे ये को 5 औषधीय गोलियां देने का वादा किया था। मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ? सप्ततारा घास, इसके औषधीय गुण अत्यंत यांग और शक्तिशाली हैं। चूंकि अब कोई सप्ततारा घास नहीं है, इसलिए मैं इसकी जगह अपने ही सत्वर रक्त का उपयोग करूंगा। हालांकि मैं कुछ दिनों के लिए कमजोर रहूंगा, लेकिन मैं कनिष्ठ भतीजे ये को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। घर के अंदर से आवाज रुक रुक कर आ रही थी और ये शातियान की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसे ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन उसके लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने के लिए अपने ही सत्वर रक्त का उपयोग कैसे करेंगे। ये एक मार्शल कलाकार के लिए सत्वर रक्त उनके आधार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सत्वर रक्त की कमी न केवल शारीरिक कमजोरी का कारण बनती, बल्कि आधार को अस्थिर भी बनाती, जिससे छिपे हुए खतरे पैदा होते। पिछली बार एक गलती के कारण कनिष्ठ भतीजे ये ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच अपना सम्मान खो दिया था। एक कनिष्ठ मार्शल अंकल होने के नाते मैं सचमुच दोषी हूँ। झनझन झनझन। ठीक इसी समय लकड़ी के घर के अंदर से चाकू की आवाज आई। ये शातियन के हाव भाव बदल गए और बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर भागा। जूनियर मार्शल अंकल लिन नहीं। घर में दाखिल होते ही ये शातियन ने जूनियर मार्शल अंकल लिन को वार करने के लिए चाकू उठाते देखा और वह जोर से दहाड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि संप्रदाय में कोई ऐसा होगा जो उसकी इतनी परवाह करता हो। ये शातियन एक घमंडी और दबंग व्यक्तित्व का था और उसे कोई पसंद नहीं करता था, और जिन लोगों को वह जानता था वे सभी उसके प्रति कपटी थे और उनके मन में छिपे हुए इरादे थे। इसलिए एक दिव्य कला की साधना करने के बाद 3 साल के भीतर ही उसकी साधना गिर गई और उसे उन लोगों के असली चेहरे देखने पड़े। अब जब उसकी साधना ठीक हो गई थी तो ये शातियन ने स्वाभाविक रूप से अपने मूल इरादे को बरकरार रखा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। जूनियर भतीजा, ये तुम यहाँ क्यों हो?
इस क्षण लिन फैन के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए, मानो उसे इसकी उम्मीद ही न हो। जूनियर मार्शल अंकल, मैं ये शातियान इस लायक कैसे हो सकता हूँ कि जूनियर मार्शल अंकल मेरे लिए औषधीय गोलियां बनाने के लिए अपने ही सत्व रक्त को नष्ट करें। ये शातियान इस क्षण लिन फैन से सचमुच भावुक हो गया। हर किसी का दिल होता है और सबसे घमंडी व्यक्ति भी भावुक हो सकता है। ये कुछ नहीं है, बस सत्व रक्त की कुछ बूंदें हैं। अगर यह जूनियर भतीजे को फिर से खुद को खोजने में मदद कर सकता है तो एक जूनियर मार्शल अंकल के रूप में मैंने जो कुछ भी किया है वह सब सार्थक है। लिन फैन ने हाथ हिलाया और कहा, जूनियर मार्शल अंकल, जूनियर भतीजा आपसे माफ़ी मांगता है। मैंने शुरू में सोचा था कि जूनियर मार्शल अंकल के कुछ छिपे हुए इरादे हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जूनियर मार्शल अंकल मेरे प्रति इतने ईमानदार होंगे। मैं, ये शातियान, जूनियर मार्शल अंकल से माफ़ी मांगता हूँ। ये शातियन ने गहराई से भावुक होकर कहा। ये शातियन ने जूनियर मार्शल अंकल लिन की अभी अभी कही गई हर बात सुन ली थी। उसका दिल, जो बहुत दिनों से नहीं हिला था, इस पल लिन फैन की बातों में आ गया था। जूनियर भतीजे, ये खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जूनियर भतीजे ये की छिपी हुई बीमारी का इलाज कर सकूं, तो मैं, जूनियर मार्शल अंकल, राहत महसूस करूंगा। ठीक है जूनियर भतीजे, बस किनारे से देखते रहो और जूनियर मार्शल अंकल को आखिरी 2 औषधीय गोलियां ठीक करने दो। लिन फैन को लगा कि इस बार उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उसे अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत थी। जूनियर मार्शल अंकल, लिन, नहीं, 3 ही काफ़ी हैं, ये शातियन जोर से चिल्लाया। ज्यादा लोग नहीं थे जो उसके प्रति सच्चे थे। पहले रू मैंग्यू के अलावा अब सिर्फ जूनियर मार्शल अंकल लिन ही थे। ये शातियन हमेशा से एक कमज़ोर इंसान रहा था और ज़िंदगी में अक्सर अकेलापन महसूस करता था, लेकिन अब ये शातियन को उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए एक जूनियर मार्शल अंकल लिन भी मौजूद है जो सचमुच उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये शातियन अपने जूनियर मार्शल अंकल को उसके लिए तकलीफ देते हुए कैसे सहन कर सकता था। झांग एर्गो ने कमरे में मौजूद 2 लोगों को देखा, फिर चुपचाप पीछे हट गया। उसे अब शांत होने की ज़रूरत थी, क्योंकि संप्रदाय गुरु वाकई बहुत बेशर्म था। साथ ही झांग एर्गो को ये शातियन पर तरस भी आ रहा था। वरिष्ठ भाई, तुम अभी भी बहुत भोले हो। मुझे डर है कि आज की घटना के बाद तुम संप्रदाय गुरु की पकड़ से कभी नहीं बच पाओगे। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झांग एर्गो और फैंग बुजुए एक पत्थर पर उकड़ू बैठे थे। उनकी 2 जोड़ी चिंतित आंखें संप्रदाय गुरु और ये शातियन की लगातार हंसी और बातचीत को उत्सुकता से देख रही थीं। छोटे भतीजे, छोटे मार्शल अंकल तुम्हें यहीं विदा करेंगे। अगर तुम कभी बाहरी संप्रदाय में दुखी हो तो तुम कुछ दिनों के लिए छोटे मार्शल अंकल के पास आकर रह सकते हो। लिन फैन ने जोरदार हंसी के साथ कहा। जरूर अंकल मास्टर लिन, फिर मैं, तुम्हारा छोटा भतीजा, पहले विदा लूंगा। अब ये शातियन के मन में लिन फैन के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। ये शातियन की नज़र में अंकल मास्टर लिन उसके प्रति सचमुच सच्चे थे। अगर उसके मन में अब भी अंकल मास्टर लिन के प्रति द्वेष है तो वह सचमुच एक जानवर से भी बदतर होगा। छोटे भतीजे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर कभी तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो जाएं तो छोटे मार्शल अंकल को बता देना, लिन फैन ने कहा। समझ गया छोटे मार्शल अंकल, अलविदा। ये शातियन की आकृति को धीरे धीरे गायब होते देखकर लिन फैन का शांत भाव तुरंत शरारती भाव में बदल गया। इस दुनिया में सर्वोच्च अभिनेता कौन है? वो तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ, लिन फैन। इसी समय लिन फैन ने झांग एर्गो और फैंग बुजुए को वहां निश्चल बैठे देखा और हाथ हिलाकर कहा, इधर आओ। झांग एर्गो और फैंग बुजुए दौड़कर वहां पहुंचे। संप्रदाय गुरु, आप सचमुच ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मेरी एर्गो प्रशंसा करती है। बस एक छोटी सी चाल से आपने घमंडी ये शातियन को संप्रदाय गुरु के लिए इतना कृतज्ञ बना दिया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। झांग एर्गो की चापलूसी जोर से गूंजी, मानो इस दुनिया में सिर्फ उसकी चापलूसी भरी आवाज ही मौजूद हो। फैंग बुजुए ने अपना सिर खुजलाया, सुनसान शिखर द्वार की ओर देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ये शातियन संप्रदाय गुरु की पकड़ से बच नहीं सकता। फैंग बुजुए के लिए और भी ज्यादा उत्साह था, मानो ये शातियान को संप्रदाय गुरु का अनुसरण करते हुए देखकर और उसके नीचे होने के एहसास ने ही उसे थोड़ा रोमांचित कर दिया हो। लिन फैन ने झांग एगो की ओर देखा। छोटी सी चाल से तुम्हारा क्या मतलब है? ये संप्रदाय गुरु सचमुच ईमानदार है, क्या तुम्हें पता नहीं? अब से तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि इस दुनिया में कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। जब तक तुम्हारा हृदय सहनशील है तब तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सुधार न हो सके। वाह संप्रदाय गुरु, आपकी यह गहन बात सचमुच उत्कृष्ट है। ये शिष्य इसे तुरंत लिख लेगा और इसे सभी पीढ़ियों के लिए पारिवारिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाएगा। झांग एगो ने न जाने कहां से कलम और कागज निकाला और ध्यान से इसे लिख लिया। लिन फैन ने असहाय होकर आह भरी। उसे लग रहा था कि भविष्य में वह झांग एगो के मीठे शब्दों का आदी हो जाएगा। अगर झांग एगो थोड़ा और सामंजस्यपूर्ण दिखता तो शायद वो इतने समय तक एक उपयोगिता शिष्य बनकर न अटका रहता।
उस मोटी चमड़ी और चापलूसी भरे कौशल के साथ लिन फैन को स्वीकार करना पड़ा कि वह हीन है। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। इस संप्रदाय गुरु के पीछे पहाड़ से नीचे कुछ करने के लिए चलो। संप्रदाय का उत्थान इस एक बार पर निर्भर करता है। भविष्य के लिए सुंदर आशा से भरी लिन फैन की आंखें शून्य लोक में टकटकी लगाए थीं। प्रभावशाली क्यूई का एक उछाल आकाश में उछला और झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने तुरंत अपने चंचल भाव त्याग दिए। फिर लिन फैन की तरह वे गंभीरता से दूर देखने लगे। एक ठंडी हवा धीरे धीरे बही, एक ताज़ा धारा को हिला रही थी। नामहीन शिखर की तलहटी में, जहां बाहरी संप्रदाय के शिष्य व्यापार करते थे, झांग एर्गो और फैंग बुजुए स्तब्ध खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि संप्रदाय गुरु क्या करने वाले हैं। संप्रदाय गुरु, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? झांग एर्गो ने शुरू में सोचा था कि संप्रदाय गुरु उन्हें स्वादिष्ट भोजन और पेय का आनंद लेने ले जा रहे हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे तीनों बस वहां खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लिन फैन ने पहले से तैयार किया हुआ बड़ा बैनर निकाला और झांग एर्गो को दे दिया। फिर अपनी गहरी निगाहों से उसने दोनों को देखा और शांति से कहा, इस संप्रदाय गुरु के कीमिया कौशल बेजोड़ हैं, और अब जब संप्रदाय विकसित हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमें अपना नाम बनाना होगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए यहाँ इसका प्रचार करो। कीमिया के लिए नामहीन शिखर पर आओ। किफ़ायती दाम, उच्च गुणवत्ता, औषधीय गोलियों की एक भट्टी के लिए सामग्री के 3 सेट, केवल एक परत का श्रम शुल्क, लिन फैन ने कहा। झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने लिन फैन की तरफ देखा, फिर अपनी जांघें थपथपाईं। यह सही है। संत दानव संप्रदाय की अभी कोई खास प्रतिष्ठा नहीं है। संप्रदाय के भीतर संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को भी इसकी अच्छी समझ नहीं है। इस समय संप्रदाय गुरु के शानदार रसायन विद्या कौशल के साथ क्या यह आसान नहीं होगा? संप्रदाय गुरु, लेकिन सिर्फ एक परत का श्रम शुल्क लेना, क्या यह बहुत सस्ता नहीं है? मैंने सुना है कि डैंडिंग पीक कम से कम 6 परतों का शुल्क लेता है और कम से कम 10 या उससे ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होती है, फैंग बुजुए ने कहा। औषधीय गोलियों की एक भट्टी के लिए सामग्री के 3 सेट, सफलता दर बहुत ज्यादा थी और कमाया गया मुनाफा बहुत कम था। और ठीक इसी क्षण दोनों ने अचानक देखा कि संप्रदाय गुरु का आभामंडल तुरंत बदल गया, खासकर उनका चेहरा, जो दिल के दर्द से भर गया। दान डिंग शिखर वाले शिष्यों का पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्य उन सामग्रियों के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं और अंत में वे फिर भी दूसरों द्वारा शोषित होते हैं। ये संप्रदाय गुरु ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत हो गई बातें। ये संप्रदाय गुरु शिखर पर आपकी खुशखबरी का इंतजार करेगा। लिन फैन ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और नामहीन शिखर की ओर चल पड़ा। झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने एक दूसरे को देखा। कनिष्ठ भाई, क्या आप संप्रदाय गुरु की बात पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? फैंग बुजुए ने प्रतिवाद किया। हालांकि संप्रदाय गुरु मेरे झांग एर्गो के आदर्श हैं, फिर भी मैं उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, झांग एर्गो ने कहा। वरिष्ठ भाई, मैं संप्रदाय गुरु पर विश्वास करता हूं, इसलिए जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उन्हें सच सच बता दूंगा, फैंग बुजुए ने झांग एर्गो की ओर देखते हुए कहा। झांग एर्गो के चेहरे के भाव बदल गए, फिर उसने एक हल्की उदासी भरी आवाज निकाली, छोटे भाई, तुम बदल गए हो। बड़े भाई, तुम भी बदल गए हो। समय बर्बाद मत करो, चलो प्रमोशन शुरू करते हैं। लिन फैन नामहीन शिखर पर लौटने के बाद साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। लिन फैन 7 संतों के खजाने के नक्शे पर कुछ स्थानों को पहले से ही जानता था। अब बस एक अवसर बचा था, उन खतरनाक जगहों का पता लगाने का अवसर। फिलहाल लिन फैन संप्रदाय को यूं ही छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन जानता था कि बाहरी दुनिया कितनी खतरनाक है। अगर संप्रदाय छोड़ने के तुरंत बाद उसका सामना किसी स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ से हो जाए और वह एक ही हथेली के वार से तुरंत मर जाए, तो वह किससे शिकायत करेगा? इसलिए पहले ठीक से साधना करना बेहतर था। उभरती हुई ज्वार शक्ति, जब अपने सर्वोच्च क्षेत्र तक साधना की जाती है तो उसमें शक्ति की 9 परतें हो सकती हैं। अब और कोई बात नहीं थी, वह पहले शक्ति की 9 परतों तक इसका अभ्यास करेगा। इस समय लिन फैन ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं, फिर मच्छरों को मारने की तरह अपनी हथेली आगे बढ़ाकर थपथपाने लगा। डिंग, सर्जिंग टाइट स्ट्रेंथ का अनुभव बढ़ाने के लिए बधाई। लिन फैन ने लापरवाही से अपनी हथेली घुमाई और सर्जिंग टाइट स्ट्रेंथ का अनुभव भी उसी के अनुसार बढ़ता गया। साधना तकनीक लिन फैन के लिए बहुत सरल थी, इसमें कोई चुनौती नहीं थी। डिंग, बधाई हो, सर्जिंग टाइट स्ट्रेंथ का स्तर ऊपर आ गया है और इसमें 2 परतें हैं। डिंग, बधाई हो, सर्जिंग टाइट स्ट्रेंथ का स्तर ऊपर आ गया है और इसमें 3 परतें हैं। जब लिन फैन ऊब कर साधना कर रहा था, झांग एर्गो और फैंग बुजुए बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों को संप्रदाय गुरु के कीमिया कौशल पर बहुत भरोसा था। बाकी सब बातों को छोड़कर बस यही कि भाई फैन ऐसी चीज थी जिसे कोई भी निखार नहीं सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति ने उन्हें महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। वे दोनों निश्चित रूप से बड़ी मेहनत से आगे बढ़ रहे थे,
झांग एगो ने तो अपनी पूरी साधना का इस्तेमाल किया और शेखी बघाड़ने की सर्वोच्च विधि का भी इस्तेमाल किया। हालांकि कई शिष्य इसे देखने के लिए आकर्षित हुए, लेकिन इन शिष्यों ने बस एक नज़र डाली और फिर तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए चले गए। इससे झांग एगो और उनके साथी असहाय महसूस करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य नामहीन शिखर में विश्वास ही नहीं करते थे? ये कि संप्रदाय के गुरु के पास सर्वोच्च रसायन विद्या की तकनीकें हैं और अब वे इन कनिष्ठ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए तैयार हैं। बहुत सम्मान की बात है। फिर भी अब उनमें से कोई भी तैयार नहीं है, जिससे झांग एगो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे नामहीन शिखर के बारे में पता है, लेकिन औषधीय गोलियों की एक भट्टी को 3 प्रकार की सामग्रियों से परिष्कृत करने में क्या हर्ज है? वे जरूर शेखी बघार रहे होंगे। दानडिंग पीक के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि 3 प्रकार की सामग्रियों से औषधीय गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत कर पाना बेहद सौभाग्य की बात है। उनके बैनर पर जो लिखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वे इसकी गारंटी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले मैं कुछ और सामग्रियां इकट्ठा कर लूंगा। मैं उन सामग्रियों को बर्बाद नहीं करना चाहता जो मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की हैं। सिर्फ एक ही स्तर का श्रम शुल्क लेना अच्छा लगता है, लेकिन कौन जाने यह कोई घोटाला हो। अब कोई भी खुद को कीमिया का महागुरु कहने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए दानडिंग पीक के वरिष्ठ भाई ली को ढूंढना बेहतर होगा। ये देखकर कि ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य अपने संप्रदाय के गुरु पर विश्वास नहीं करते, झांग एगो स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गया। अरे अरे, बकवास मत करो, हमारे संप्रदाय गुरु की कीमिया कला तो कमाल की है। वो समझते हैं कि तुम्हारे लिए पदार्थ इकट्ठा करना आसान नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे लिए औषधियों का शोधन करने एकांतवास से बाहर आए हैं। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अरे, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बंद करो। कौन सा बाहरी संप्रदाय शिष्य नामहीन शिखर के बारे में नहीं जानता? क्या ये संप्रदाय गुरु द्वारा प्रदान किया गया एक शिखर नहीं है? रसायन विज्ञान की बात करें तो क्या इसकी तुलना दानडिंग शिखर पर स्थित वरिष्ठ भाइयों से की जा सकती है? हाँ, दानडिंग शिखर पर औषधियों का शोधन हालांकि थोड़ा महंगा है, कम से कम सफलता की गारंटी तो देता है। क्या तुम्हारा नामहीन शिखर भी इसकी गारंटी दे सकता है? एक बाहरी संप्रदाय शिष्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। दानडिंग पीक पर हालांकि कभी कभी 10 सेट सामग्रियों से औषधीय गोलियों की केवल एक भट्टी ही बनती है, लेकिन यह वास्तव में बनने की गारंटी होती है। जहां तक नामहीन पीक की बात है, वे उससे परिचित नहीं थे। अगर उन्होंने अपनी सामग्री उन्हें दे दी और कोई औषधीय गोलियां परिष्कृत नहीं हुई तो क्या होगा? क्या वे नामहीन पीक को यूं ही मिटा सकते थे? झांग एर्गो और फैंग बुजुए अब इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर क्रोधित थे, जो संप्रदाय गुरु की कीमिया कला में विश्वास नहीं करते थे। संप्रदाय गुरु इतने दयालु हैं कि उनके लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करते हैं, फिर भी उनमें से एक भी उन पर विश्वास नहीं करता। वरिष्ठ भाई, इसे भूल जाओ। ये पहले से ही एक बड़ा उपकार है कि संप्रदाय गुरु उनके लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने को तैयार हैं। चूंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए संप्रदाय गुरु के लिए भी अच्छी बात है कि वे आराम करें। एक दिन उन्हें इसका बहुत पछतावा होगा, फैंग बुजुए ने कहा। हाँ, हालांकि झांग एर्गो को यकीन नहीं हुआ, फिर भी वो और कुछ नहीं कहना चाहता था। फिर उसने इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की बेकार की बकबक को नज़रअंदाज कर दिया और प्रचार जारी रखा। इस समय दानडिंग चोटी पर ली शुन हाल ही में बहुत व्यस्त थे। आखिरकार वे शिष्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उनके पास वापस आए थे और वे सभी ईमानदारी से अपनी सामग्री लेकर आए थे। उनमें से एक ऐसी थी जो ली शुन के लिए बहुत बड़ा मुनाफा थी। सु युआन गोली की एक भट्टी को परिष्कृत करने के लिए 20 सेट सामग्री की जरूरत थी और 7वें सेट की सामग्री को परिष्कृत करते समय वो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे और एक भट्टी को परिष्कृत करने में सफल रहे। ये सचमुच एक बहुत बड़ा मुनाफा था। फिर शेष 13 सेट सामग्रियों के साथ ली शुन फिर से सफल हुए। सु युआन गोली की यह अतिरिक्त भट्टी न केवल पूरी तरह से उनकी थी, बल्कि औषधीय गोलियों की पहली भट्टी भी उनके द्वारा काफी हद तक बांटी गई। संक्षेप में, उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। औषधीय गोलियों की भट्टी को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद ली शुन ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बगल में बैठे श्याओ टोंग ने चाय परोसी और उसके कंधों और पीठ की मालिश की। वरिष्ठ भाई, मैंने अभी अभी एक शिष्य को ये कहते सुना कि कोई व्यक्ति नामहीन शिखर पर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक स्टॉल लगा रहा है और वे दावा कर रहे हैं कि वे 3 प्रकार की सामग्रियों से औषधीय गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें केवल एक ही स्तर का श्रम शुल्क देना होगा। श्याओ टोंग ने अपने वरिष्ठ भाई के कंधों की धीरे से मालिश की। कई वर्षों तक अपने वरिष्ठ भाई का अनुसरण करने के कारण वो अच्छी तरह जानता था कि उसके वरिष्ठ भाई को किस तरह की गपशप सुनना पसंद है। जैसा कि अपेक्षित था, आराम कर रहे ली शुन के मुंह के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। दिखावा? वरिष्ठ भाई, मुझे भी लगता है कि वे दिखावा कर रहे हैं। कीमिया दूसरी चीजों की तरह नहीं है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है?
यहाँ तक कि प्राचीन पूर्वज भी कहते थे कि 3 प्रकार की सामग्रियों से औषधीय गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत करना बहुत ही भाग्यशाली बात है। हालांकि इन जड़ी बूटियों के औषधीय गुण समान हैं, उनकी क्षमता अलग अलग होती है और गोली भट्टी का तापमान भी बहुत भिन्न होता है। प्रत्येक जड़ी बूटी की नमी की मात्रा भी समान नहीं होती। औषधीय गोलियों की भट्टी को परिष्कृत करने के लिए ध्यान से देखना चाहिए, जियाओ टोंग ने धीरे से कहा। हाँ, ली शुन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और सिर हिलाया। वह अपने जियाओ टोंग से बहुत संतुष्ट था। उसने एक बार कुछ कीमती जड़ी बूटियां खोजने के लिए कई महीनों तक यात्रा की थी। रास्ते में यह न केवल बेहद कठिन था, बल्कि अकेलापन और असहायता भी थी, जिसमें बहुत भारी श्रम था। इसलिए उनके साथ एक सेवक का होना अनिवार्य था। वरिष्ठ भाई, क्या हमें उन्हें कुछ सलाह देने के लिए नामहीन शिखर पर जाना होगा? जियाओ टोंग ने पूछा। जरूरत नहीं है, उन्हें रहने दो। अगर कोई शिष्य सचमुच धोखा खा गया है तो हमें उसे सलाह देने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई उसे स्वाभाविक रूप से समझा ही देगा कि बिना सच्चे कौशल के कोई औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सूर्यास्त होते ही झांग एर्गो और फैंग बुजुए को पूरे दिन कोई फसल नहीं मिली। एक भी शिष्य ने उन पर विश्वास नहीं किया और ज्यादातर बस तमाशा देख रहे थे। हालांकि बाद में झांग एर्गो उन्हें समझ गया। आखिरकार नामहीन शिखर अज्ञात था और उनके लिए अचानक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का दावा करना और संप्रदाय गुरु द्वारा दी गई मूल निर्माण दर बहुत ज्यादा थी, जिससे कोई भी शिष्य कोशिश करने से डरता था। आसमान धीरे धीरे काला होता देख झांग एर्गो ने बैनर लेकर अपने कनिष्ठ भाई के साथ रिपोर्ट देने के लिए लौटने की तैयारी की। आज का दिन व्यर्थ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कल फिर से प्रचार के लिए आना चाहिए या नहीं। काश! झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने गहरी लाचारी व्यक्त करते हुए आह भरी। 2 वरिष्ठ भाइयों, क्या 3 सामग्रियों से सचमुच औषधीय गोलियों की एक भट्टी बन सकती है? जैसे ही झांग एर्गो और उसका साथी जाने वाले थे, एक धीमी, डरपोक आवाज सुनाई दी। झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी, फिर प्रसन्न भाव से ऊपर देखा। जरूर, माओ शियाजियाओ एक उपयोगिता शिष्य थे। जब उन्होंने सुबह एक बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई को कुछ दिया तो उन्होंने यहाँ कीमिया की स्थिति देखी। उत्कृष्ट परिस्थितियों को देखकर माओ शियाजियाओ कुछ हद तक ललचाए, लेकिन ये ललचाहट बस कुछ सांसों तक ही रही। माओ शियाजियाओ फिर एक तरफ छिप गया, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि जिन औषधीय गोलियों को उसे परिष्कृत करना था उन्हें पेश करना वाकई मुश्किल था। उसने देखा कि बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई नामहीन शिखर पर बहुत अविश्वास कर रहे थे और वह खुद भी हिचकिचा रहा था। लेकिन ये हिचकिचाहट बस थोड़ी देर के लिए रही और फिर गायब हो गई, क्योंकि अगर उसे औषधीय गोलियां चाहिए थीं तो वह उन्हें यहीं परिष्कृत करवा सकता था। कनिष्ठ भाई, आप कौन सी औषधीय गोलियां परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? झांग एगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। माओ शियाजियाओ ने झांग एगो को देखा, थोड़ा घबराया हुआ। वरिष्ठ भाई, मैं तो बस एक उपयोगी शिष्य हूँ। मैं ज्यादा समय से संत संप्रदाय में नहीं हूँ और मैंने जो सामग्री तैयार की है वह कीमती नहीं है। इसलिए मैं ची और रक्त की गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत करना चाहता हूँ। यहाँ सामग्री के 3 सेट हैं। वरिष्ठ भाई, क्या आपको लगता है कि यह स्वीकार्य है? माओ शियाजियाओ ने अपने तंग कपड़ों से 3 जड़ी बूटियां निकालीं। ये जड़ी बूटियां माओ शियाजियाओ को संयोग से प्राप्त हुई थीं और हमेशा उनके पास ही रहती थीं। माओ शियाजियाओ के लिए ये 3 जड़ी बूटियां पहले से ही उनकी सबसे कीमती संपत्ति थीं। ची और रक्त की गोली अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की औषधीय गोली है, लेकिन उपयोगिता शिष्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हौतियान क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कोई व्यक्ति अपनी ची और रक्त को बढ़ाने के लिए ची और रक्त की गोली ले सकता है, और हौतियान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी ची और रक्त की गोली का प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है। उपयोगिता शिष्यों के लिए हालांकि संप्रदाय औषधीय गोली सब्सिडी उपलब्ध है, लेकिन वे बहुत कम हैं, क्योंकि उपयोगिता शिष्य संप्रदाय के बाहरी शिष्य होते हैं जो संप्रदाय शिष्यों के दैनिक जीवन की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामान्यतः उपयोगिता शिष्यों में से बहुत कम ही अर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, और एक बार प्रवेश कर लेने पर वे वास्तव में संप्रदाय के बाह्य संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। संत संप्रदाय हर साल शिष्यों की भर्ती करता है। जिनकी योग्यता कमजोर होती है उन्हें आमतौर पर उपयोगिता शिष्यों में डाल दिया जाता है, जबकि जिनकी योग्यता अच्छी होती है उन्हें बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के रूप में असाधारण रूप से स्वीकार किया जा सकता है या 9 महापुरुषों द्वारा अनुग्रहित किया जा सकता है और उनके शिखरों में ले जाया जा सकता है। झांग एगो और फैंग बुजुए की आंखों में अफसोस की झलक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिष्कृत की जाने वाली औषधीय गोलियां इतनी घटिया किस्म की होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पहला काम था, वे इसे कैसे टाल सकते थे? ठीक है छोटे भाई, चिंता मत करो, हम ये सामग्री ले लेंगे। कल सुबह हम अभी भी यहाँ रहेंगे और तुम औषधीय गोलियां लेने आ सकते हो, झांग एगो ने कहा। धन्यवाद। दोनों वरिष्ठ भाइयों माओ शियाजियाओ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई।
वह कीमिया की विधि नहीं जानता था और डैंडिंग पीक पर वरिष्ठ भाई उसके लिए ची और रक्त की गोली परिष्कृत नहीं करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में ची और रक्त की गोली घटिया किस्म की औषधीय गोली थी और उसे परिष्कृत करना केवल समय की बर्बादी होगी। हमें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, वापस जाओ। हमें भी पहाड़ पर लौटकर रिपोर्ट करनी है। झांग एर्गो ने हाथ हिलाया। हाँ, अलविदा वरिष्ठ भाइयों। माओ शियाजियाओ को इस पल अपने दिल में राहत का एहसास हुआ। माओ शियाजियाओ को कभी शक नहीं हुआ था कि वरिष्ठ भाई उसकी सामग्री का लालच करेंगे, क्योंकि उसके विचार से ये सामग्री बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ भाइयों के लिए ये किसी काम की नहीं थी। रात नामहीन चोटी थोड़ी वीरान लग रही थी। इतने विशाल शिखर पर 3 लोगों के रहने से वहां काफी ठंड और सन्नाटा सा लग रहा था। संप्रदाय गुरु, आज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केवल एक उपयोगिता शिष्य ही समापन के दौरान हम पर भरोसा करने को तैयार था और बाकी बाहरी संप्रदाय के शिष्य बस तमाशा देख रहे थे, हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। झांग एर्गो ने दिन की स्थिति सच सच बताए। लिन फैन कुछ नहीं बोला, बस लकड़ी के तख्ते पर भुन रहे जंगली सुअर को देखता रहा। सिजल, भुने हुए जंगली सुअर से खुशबू के फव्वारे निकल रहे थे और उसकी चटकती खाल से सिजल जैसी आवाजें आ रही थीं। लिन फैन खुद को रोक नहीं पाया, ये जंगली शिकार काफी अच्छा लग रहा था। झांग एर्गो और फैंग बुजुए भी खुशबू से आकर्षित हुए और उनके मुंह से लार टपक रही थी, लेकिन चूंकि संप्रदाय गुरु ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वे बस इंतजार कर सकते थे। आज की स्थिति मेरी उम्मीदों के मुताबिक थी। हालांकि एक शिष्य का हम पर विश्वास करना एक अच्छी शुरुआत है। संक्षेप में, कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लिन फैन ने शांति से कहा, न तो चिंतित और न ही अधीर। जहां संत दानव संप्रदाय की प्रतिष्ठा स्थापित करना महत्वपूर्ण था, वहीं व्यक्तिगत शक्ति भी बेहद महत्वपूर्ण थी। दोपहर भर के प्रयास के बाद लिन फैन ने पहले ही 6ठे स्तर तक बढ़ती ज्वार शक्ति की साधना कर ली थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साधना की एक और रात के बाद शक्ति के 8वें स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार जब बढ़ती ज्वार शक्ति 5वें स्तर पर पहुंच गई तो लिन फैन के अनुसार प्रत्येक अगले स्तर के लिए आवश्यक अनुभव पहले से ही काफी था। ठीक है, ये खाने के लिए तैयार है। खाने के बाद सभी लोग अपने कमरों में वापस जाकर साधना करें। हम कल भी प्रचार जारी रखेंगे। लिन फैन ने ताली बजाई, जंगली सुअर को आग से उतार लिया, फिर एक पैर तोड़कर उसे खाना शुरू कर दिया। स्वाद बुरा नहीं था, त्वचा कुरकुरी और मांस कोमल था। खाने के बाद उसका स्वाद उसके मुंह में बना रहा, एक अंतहीन स्वाद छोड़ता हुआ। संप्रदाय गुरु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जंगली सुअर इतना स्वादिष्ट होगा। झांग एर्गो की आंखें चमक उठीं और वह भी बिना किसी औपचारिकता के दिल खोलकर खाने लगा। उसके बगल में बैठे फैंग बुजुए ने भी भूख से खाते हुए सिर हिलाया, जिससे उसके वरिष्ठ भाई की बातों से उसकी पूरी सहमति का संकेत मिला। अपने कमरे में लौटने के बाद लिन फैन ने अपने हाथ में 3 जड़ी बूटियों को देखा। ये ची और रक्त गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री थी और एकमात्र प्रकार की औषधीय सामग्री थी। इस जड़ी बूटी के 2 पत्ते थे और प्रत्येक पत्ते पर मानव मध्याह्न रेखाओं जैसे पैटर्न थे, लेकिन ये पैटर्न लाल थे। ची और रक्त गोली। लिन फैन ने उसे सीधे अपनी चेतना सागर की गोली भट्टी में फेंक दिया। 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ हो गया। वर्तमान में लिन फैन का रसायन विज्ञान रैंक 16वां हो चुका था, जिससे वह महान गुरुओं में एक महान गुरु बन गया। इस सरलतम ची और रक्त की गोली को परिष्कृत करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और वह तीनों जड़ी बूटियों से सारा सार निकालकर औषधीय गोलियां बना सकता था। डिंग, पीली रैंक की निम्न श्रेणी की ची और रक्त की गोली को परिष्कृत करने के लिए बधाई। डिंग, ची और रक्त की गोली खाने के बाद ये ची और रक्त को बढ़ा सकती है। यह अर्जित क्षेत्र के लोगों के लिए बेकार है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनुभव जोड़ 1 बढ़ा सकती है। लिन फैन ऐसी औषधीय गोली को देखना भी नहीं चाहता था। यह बहुत ही निम्न श्रेणी की थी, इतनी निम्न श्रेणी की कि लिन फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह उस ची संग्रहण गोली से भी कमतर थी जो उसने पहले खाई थी। उसकी वर्तमान साधना सहज प्रारंभिक अवस्था में थी। सिस्टम अपडेट से पहले की अवस्था के अनुसार उसे सहज 9वें चरण में होना चाहिए था और प्रवेश देव क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। लेकिन अब उसकी सहज प्रारंभिक अवस्था की शक्ति सहज महान पूर्णता क्षेत्र को पूरी तरह से कुचल सकती थी और पद के बाद एक लंबी पट्टी थी। हालांकि ये पट्टी केवल आधी भरी हुई थी, जिसका अर्थ है कि 100 मिलियन अनुभवों में से उसके पास वर्तमान में अधिकतम 50 मिलियन अनुभव थे। क्या घोटाला है। उसे नहीं पता था कि वह कब उन्नत हो पाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे राक्षसों की एक लहर को मारने का अवसर ढूंढना होगा। इस निम्न श्रेणी की औषधीय गोली के लिए पूरी भट्टी अवस्था में सामग्रियों के एक सेट से अधिकतम 5 गोलियां प्राप्त होंगी। फिर भी वह आसानी से 10 गोलियों का शोधन कर सकता था, जो एक उच्च स्तरीय महान गुरु और एक साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर था। वह जड़ी बूटियों का सारा सार पूरी तरह से निकाल सकता था, एक भी बूंद नहीं बचती थी। 30 औषधीय गोलियां एकत्र करने के बाद लिन फैन साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया।
दिन की तरह ही उसने उफनती ज्वार शक्ति की साधना शुरू कर दी। उसने अपना बायां हाथ हिलाया, उसने अपना दायां हाथ हिलाया। शून्य क्षेत्र बार बार कंपन कर रहा था, मानो किसी शक्ति ने शून्य क्षेत्र को दबा दिया हो। अगले दिन झांग एर्गो और फैंग बुजुए सुबह जल्दी उठे और आगे बढ़ने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को अब नामहीन शिखर में कोई रुचि नहीं थी। किमिया, किमिया तुम्हारी बहन, कौन इतना मूर्ख होगा कि उसके झांसे में आ जाए? वे एक निरर्थक प्रयास में औषधीय सामग्री बर्बाद करने के बजाय डैनडिंग शिखर पर जाकर भारी शोषण सहना पसंद करेंगे। माओ शियाजियाओ काफी जल्दी उठ गया था। कल रात उपयोगिता शिष्य के क्वार्टर में लौटने के बाद से वह बेचैन था, सो नहीं पा रहा था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उसका मन औषधीय गोली के विचारों से भर जाता। उसे नहीं पता था कि कल उसका क्या इंतजार होगा। क्या यह वरिष्ठ भाइयों के क्षमाप्रार्थी भाव थे जो ये दर्शाते थे कि औषधि की गोली परिष्कृत नहीं हुई थी, या क्या यह वरिष्ठ भाइयों की बधाई भरी निगाहें थीं जो औषधि की गोली उसके हाथों में थमा रही थीं? पूरी रात अपने मन में विचार करते हुए माओ शियाजियाओ सुबह जल्दी उठे और बाहरी सांप्रदायिक क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े। मैं पूछता हूँ, तुम अभी भी किसका प्रचार कर रहे हो? कोई भी तुम्हें औषधि की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं कहेगा, बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सही है। इस समय को बर्बाद करने के बजाय तुम्हें लगन से साधना करनी चाहिए। फैंग बुजुए, मुझे लगता है कि नामहीन शिखर में शामिल होना तुम्हारे लिए एक गलती थी। भले ही तुम आज पूरा दिन यहाँ खड़े रहो, एक भी वरिष्ठ भाई या कनिष्ठ भाई तुम्हें औषधि की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं कहेगा। झांग एगो ने इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को नाराज होकर देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम शुद्धिकरण नहीं कर रहे हो तो क्या तुम जा सकते हो? तुम बहुत परेशान करने वाले हो। क्या हम यहाँ खड़े होकर देख भी नहीं सकते? बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने दुखी होकर कहा। वरिष्ठ भाई, इनसे बहस मत करो, यह व्यर्थ है, फैंग बुजुए ने बगल से कहा। झांग एगो ने सिर हिलाया, फिर उस आदमी की जांघों पर नजर डाली और गुस्से से कहा, सावधान रहो। हम इसी समय माओ शियाजियाओ, जिन्होंने कल रात उन्हें औषधीय गोली को शुद्ध करने का काम सौंपा था, जल्दी से वहां पहुंचे। बाहरी संप्रदाय के कई वरिष्ठ भाइयों को अपनी ओर ध्यान देते देखकर माओ शियाजियाओ थोड़ा घबरा गए। वरिष्ठ भाई, क्या मेरी औषधीय गोली शुद्ध हो गई है? माओ शियाजियाओ ने पूछा। ये परिष्कृत है, झांग एगो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपनी कमर से बंधा एक कपड़े का थैला उतारा और माओ शियाजियाओ की ओर फेंक दिया। माओ शियाजियाओ ने उसे दबाया और उसका दिल तुरंत खुशी से भर गया। उसके हिसाब से कपड़े के थैले में कम से कम 7 ची और रक्त की गोलियां थीं। सिर्फ 3 सेट की सामग्री से वे 7 से ज्यादा औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। ये धन्यवाद वरिष्ठ भाई, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। माओ शियाजियाओ ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। 1 मिनट रुको। इस पर माओ शियाजियाओ रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या हो रहा है। इतनी जल्दी क्या है? और भी बहुत कुछ है, झांग एगो ने बेबसी से कहा। उसके लिए संप्रदाय गुरु के कीमिया कौशल ने उसे सचमुच प्रभावित किया। सिर्फ 3 जड़ी बूटियों से वह 30 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। ये बेजोड़ था, जिससे लोग उसकी अंतहीन प्रशंसा करते थे। माओ शियाजियाओ ने झांग एर्गो को हक्का बक्का होकर देखा। फिर झांग एर्गो ने 2 और कपड़े के थैले फेंके। यहाँ कुल 30 थैले हैं। संप्रदाय गुरु ने कहा है कि उपयोगिता शिष्य बनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इसलिए वह तुमसे मेहनताना नहीं लेंगे। वाक्य का दूसरा भाग झांग एर्गो का एक तात्कालिक वाक्य था। संप्रदाय गुरु के मूल इरादे के अनुसार ये औषधीय गोलियां रखने लायक नहीं थीं, इसलिए वह मेहनताना नहीं लेंगे। लेकिन झांग एर्गो की राय में अगर वह ऐसा कहते तो छोटे भाई माओ का दिल जरूर टूट जाता, इसलिए उन्होंने अपनी बात थोड़ी बदल दी। दरअसल माओ शियाजियाओ ने दोनों थैलियां लेने के बाद झांग एर्गो को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, असल में 30 गोलियां थीं। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, धन्यवाद वरिष्ठ भाई, धन्यवाद। माओ शियाजियाओ ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया, लगभग घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। अरे उपयोगिता शिष्य कनिष्ठ भाई, आपने उन्हें किस प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा था? एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने उसी क्षण हंसते हुए पूछा। ची और रक्त की गोली, माओ शियाजियाओ ने कहा। हाँ, उनकी बात सुनो, ची और रक्त की गोली। हाँ, ची और रक्त की गोली। इस क्षण बाहरी संप्रदाय के शिष्य हंस पड़े। उनके चेहरों पर तिरस्कार का भाव बिल्कुल नहीं था। मैंने तुमसे कहा था, वे केवल इसी प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। दान डिंग पीक के वरिष्ठ भाई ली इस गोली को परिष्कृत करने से कतराते हैं, और इतनी आसान औषधीय गोली के बावजूद वरिष्ठ भाई ली एक सेट सामग्री से 3 गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। माओ शियाजियाओ को समझ नहीं आया कि ये वरिष्ठ भाई क्यों हंस रहे थे। फिर उसने भावशून्य स्वर में कहा, वरिष्ठ भाइयों, मैंने उन्हें केवल 3 सेट सामग्री दी थी और उन्होंने 30 ची और रक्त की गोलियां परिष्कृत की।
हंसते हुए बाहरी संप्रदाय के शिष्य तुरंत ठिठक गए, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। असंभव, दानडिंग पीक के वरिष्ठ भाई ली प्रतिभट्टी केवल 3 गोलियां ही परिष्कृत कर सकते हैं। नामहीन पीक में क्या क्षमता है? उन्होंने तुम्हें जानबूझकर ज्यादा दिया होगा। हाँ जरूर। इस समय झांग एगो गुस्से से भर गया। यह आदमी सचमुच बहुत घमंडी था। अगर वह उसकी गेंदों पर लात नहीं मारता तो उसे सचमुच लगता कि उन्हें धमकाना आसान है। छोटे भाई, तुम जाओ, उसकी गेंदों पर लात मारो। झांग एगो ने तुरंत फैंग बुजुए को आवाज दी। लेकिन तभी पास ही से शोरगुल की आवाज आई। सबका ध्यान भी वहां गया। कुछ ही दूरी पर लोगों का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो कोई विशाल पर्वत हो। उनकी आभा इतनी भारी थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हों। फैंग बुजुए ने दूर से देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। असल में वे ही थे। ये बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्य हैं। ये शातियान हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंग तियानहोंग भी यहाँ होंगे। क्या हो रहा है? क्या बाहरी संप्रदाय में कुछ हुआ होगा? सभी 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों प्रकट हुए हैं? यहाँ तक कि मेंग हाओ, जो एकांतवास में थे, भी प्रकट हुए हैं। ये गंभीर है, जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। इस समय बाहरी संप्रदाय के शिष्य उत्साह से भरे हुए थे, फुसफुसा रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उन्होंने ऐसा नज़ारा न कभी देखा था, न ही कभी इसकी कल्पना की थी। बाहरी संप्रदाय के सभी 10 प्रतिभाशाली शिष्यों का एक साथ चलना वाकई एक दुर्लभ दृश्य था। कनिष्ठ भाई, क्या हाल है? झांग एगो भी अपने सामने इस दृश्य को देखकर चौंक गया। बाहरी संप्रदाय के ये 10 प्रतिभाशाली शिष्य कभी ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वह कभी जुड़ना नहीं चाहता था, और उनकी पूरी तैनाती वाकई चौंकाने वाली थी। और फैंग बुजुए कभी बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक था, इसलिए उसे शायद कुछ पता होगा। वरिष्ठ भाई, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन लोगों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके चेहरे पर बर्फीली मुस्कान है और जिसके हाथ में 2 काली और सफ़ेद जुड़वां तलवारें हैं? फैंग बुजुए ने समूह को ध्यान से देखा। मैं उसे देख रहा हूँ। उसके बारे में क्या? वह बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्यों में सबसे रहस्यमय है। जब कनिष्ठ भाई ने बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्यों को चुनौती दी तो वह उनमें से एक था। फैंग बुजुए ने ये कहते हुए अनायास ही उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। कैसा लगा? झांग एगो ने उत्सुकता से पूछा। बहुत शक्तिशाली। कनिष्ठ भाई ने उससे युद्ध किया और उसे अपने हथियार का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ही तलवार क्यों ने मुझे हरा दिया। उस पिछली मुठभेड़ को याद करते हुए फैंग बुजुए को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनकी लड़ाई के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे वह तलवार के इरादे की दुनिया में डूब गया हो। शक्तिशाली, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। और वह छोटा वाला वरिष्ठ भाई, उसे बिल्कुल भी कम मत आंकिए। अफवाह है कि वह एक मार्शल देवता का अवतार है, अत्यंत दुर्जेय। उसने एक बार आंतरिक संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली वरिष्ठ भाई से युद्ध किया था और वह बराबरी पर छूटा था। फैंग बुजुए ने कहा। इतना शक्तिशाली, तो फिर रुओ मैंग्यू बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है? झांग एर्गो ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं पता, मुझे भी यह समझ नहीं आया। जब कनिष्ठ भाई बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक थे तो उनका उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं था, फैंग बुजुए ने कहा। झांग एर्गो ने बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली शिष्यों को देखा जिनसे सभी डरते थे और ईर्ष्या से भर गया। केवल शक्तिशाली ही दूसरों का सच्चा सम्मान अर्जित करते हैं। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य लगातार पीछे हट रहे थे। इन प्रतिभाशाली शिष्यों का सामना करते हुए उनके हृदय भय से भर गए। कनिष्ठ भाई, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं, झांग एर्गो ने उलझन में कहा। फैंग बुजुए ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उसका हृदय भी व्याकुल था। हालांकि ये शातियन के संप्रदाय गुरु के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं होना चाहिए था, है ना? इस समय जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पता चला कि ये शीर्ष 10 प्रतिभाशाली शिष्य नामहीन शिखर से आए 2 लोगों की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत एक अजीब सा दुख हुआ। ये शिष्य इस बात से अनजान थे कि ये शातियन और लिन फैंग के बीच संबंध पहले से ही बहुत अच्छे थे। उन्हें अब भी लगता था कि ये शातियन बदला लेने के लिए लोगों को ला रहा है। इस समय बाहरी संप्रदाय के शिष्य चुपचाप देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही कोई अच्छा प्रदर्शन होगा। वरिष्ठ भाई, यह क्या है? हालांकि झांग एर्गो इस समय बहुत घबराया हुआ था। वह नामहीन शिखर का मुख्य शिष्य था, इसलिए उसका आगे बढ़ना स्वाभाविक था। इसके अलावा झांग एर्गो और ये शातियन एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? झांग एर्गो के मन में सचमुच थोड़ी अनिश्चितता थी। छोटे भाई झांग, आप कीमिया के लिए एक स्टॉल लगा रहे हैं। आपने अपने बड़े भाई को क्यों नहीं बताया? अगर मुझे कल पता नहीं चलता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता, ये शातियान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर फैंग बुजुए की तरफ देखा।
जहां तक झांग एर्गो की बात है, ये शातियान उससे शांति से बात कर सकता था, लेकिन उसने फैंग बुजुए पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह बस उसे असहज करना चाहता था। ओह, तो बात बस इतनी सी थी। छोटे भाई बहुत डरे हुए थे, सोच रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर झांग एर्गो ने अपनी छाती थपथपाई, डर के मारे लगभग बीमार पड़ गया। दरअसल ये फैसला संप्रदाय प्रमुख ने लिया था। संप्रदाय प्रमुख ने कहा कि डैंडिंग पीक पर कीमियागिरी के लिए मजदूरी शुल्क बहुत ज्यादा है, और कुछ बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ भाइयों के लिए यह आसान नहीं है। वे जिन औषधीय जड़ी बूटियों को बड़ी मेहनत से जमा करते हैं, उनमें से ज्यादातर छीन ली जाती हैं, और उन्हें इस बात से थोड़ी बेचैनी हो रही थी। इसलिए वह उनके लिए खुद कीमिया करता है, सिर्फ एक स्तर का श्रम शुल्क लेता है, और 3 सेट सामग्री से औषधीय गोलियों की एक भट्टी बनाने की गारंटी होती है। झांग एर्गो बस शेख ही बघार रहा था। खैर, संप्रदाय गुरु ने ये शब्द नहीं कहे थे, लेकिन झांग एर्गो भी संप्रदाय गुरु के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था, जो भविष्य में निश्चित रूप से लाभदायक होगी। ये शातियन ने स्वाभाविक रूप से झांग एर्गो की बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी मुस्कुराती आंखें अचानक गंभीर हो गईं, और उसकी गहरी निगाहें बादलों तक पहुंचती विशाल अनाम शिखर की ओर देखने लगीं। वह आह भरकर कहने से खुद को रोक नहीं पाया, जूनियर मार्शल अंकल आज भी दूसरों के प्रति इतने विचारशील हैं, सचमुच प्रशंसनीय और सम्मान के पात्र हैं। ये शातियन ने अपने जीवन में कभी किसी की प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन जूनियर मार्शल अंकल लिन ही वो पहला व्यक्ति था जिसका वह सचमुच सम्मान करता था। झांग एर्गो ने ये शातियन के हाव भाव देखे और असहाय होकर अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ भाई ये को संप्रदाय ने पूरी तरह से जहर दे दिया था। गुरुदेव, कनिष्ठ भाई झांग, मैं इस बार आपको कुछ कीमियागिरी के काम सुझाने आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप इन लोगों को पहचानते होंगे, ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये शातियान ने कहा, फिर बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए। साथ ही वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों, ये कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन के मुख्य शिष्य हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन के कीमियागिरी कौशल का अनुभव किया है, और ये डैंडिंग पीक से बिल्कुल भी कम नहीं है। सभी वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई इसे आजमा सकते हैं। ये शातियन को दूसरों से पता चला कि कनिष्ठ भाई झांग कल पूरा दिन यहाँ इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें कोई कीमिया का काम नहीं मिला। वह भी कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात भर अपने कुछ परिचित वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों से संपर्क किया, उम्मीद करते हुए कि वे मदद कर सकते हैं। इस समय बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य अचंभित थे। आखिर क्या हो रहा था? क्या ये शातियन का नामहीन शिखर के लोगों के साथ कोई अनसुलझा झगड़ा नहीं था? अब वह नामहीन शिखर के लोगों की मदद कैसे कर सकता है? ये उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाए। चूंकि कनिष्ठ भाई ये बोल चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई को उन्हें ये चेहरा देना ही होगा। यहाँ सामग्री के 6 सेट हैं, केवल एक यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हालांकि इस गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सफल होती है या नहीं। काली और सफेद जुड़वां तलवारें लिए हुए आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी भंडारण अंगूठी से 6 सेट सामग्री निकाली। वरिष्ठ भाई जियान, ये शातियान इस क्षण चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ भाई जियान इतनी दुर्लभ सामग्री निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, मैं इस गोली के लिए पहले ही डैंडिंग पीक जा चुका हूँ, और वहाँ कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। महापुरुष भी 12 मासी एकांतवास में हैं, इसलिए उनके लिए मेरे लिए गोलियों को परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। चूंकि कनिष्ठ भाई ये संप्रदाय गुरु लिन पर इतना भरोसा करते हैं, तो चलो एक कोशिश करते हैं। चाहे ये सफल हो या ना हो, मुझे तलवार वुडी को कोई शिकायत नहीं होगी। ये शातियन ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई जियान, बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार वुडी ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया और चला गया। ये शातियन पहले से ही वरिष्ठ भाई जियान के गुस्से का आदी था। वह 3 साल पहले भी वैसा ही था, और अब भी वैसा ही है। हालांकि ये शातियन की नज़र में वरिष्ठ भाई जियान की साधना अथाह गहरी थी, 3 साल पहले से भी ज्यादा मजबूत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वरिष्ठ भाई जियान आंतरिक संप्रदाय में क्यों नहीं गए। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही झटके में बाहरी संप्रदाय की बेड़ियां तोड़कर आंतरिक संप्रदाय में नंबर 1 का खिताब हासिल करना चाहते थे। चूंकि वरिष्ठ भाई जियान ने इतनी कीमती सामग्री निकाल ली है, तो कनिष्ठ भाई पीछे नहीं रह सकते। यहाँ सामग्री के 10 सेट हैं, केवल एक ड्रैगन रक्त गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हालांकि इस गोली को परिष्कृत करना असाधारण रूप से कठिन है। डैंडिंग पीक के सर्वोच्च बुजुर्ग को भी ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन इसे परिष्कृत किया जा सकता है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। छोटे कद का मेंग हाओ खिलखिलाकर हंसा। इस समय झांग एगो ने देखा कि सामग्रियां एक एक करके सौंपी जा रही हैं और तुरंत हंस पड़ा। चिंता मत करो, मेरे संप्रदाय गुरु के कीमिया कौशल अद्भुत हैं, तुम बस खुशखबरी का इंतजार करो। फैंग बुजुए ने भी तुरंत औषधीय जड़ी बूटियां अपनी भंडारण थैली में भर लीं। इस बार ये सचमुच एक शानदार शुरुआत थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के आश्चर्यचकित भावों को देखकर ही पता चल रहा था कि यह मामला कितना सनसनीखेज था। नामहीन शिखर पर
लिन फैन दिन रात साधना करता रहा, एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। उसके क्षेत्र उन्नयन के लिए आवश्यक अनुभव लगातार बढ़ता गया और उसकी बढ़ती ज्वार शक्ति अब 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। ये साधना गति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। इस समय लिन फैन ने साधना बंद कर दी। उसका छोटा सा दिल उत्साह से धड़क रहा था, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। यह एहसास गलत नहीं हो सकता था। संप्रदाय गुरु, जल्दी से बाहर आओ। तभी बाहर से झांग एगो की जोरदार आवाज आए। हालांकि लिन फैन बहुत उत्सुक था, फिर भी वह शांत रहा। झांग एगो की तत्परता निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण थी, लेकिन संत दानव संप्रदाय के छठे संप्रदाय गुरु होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा संयम बनाए रखने की आवश्यकता थी। घबराओ मत, अंदर आओ और बोलो, लिन फैन ने बैठे हुए ही शांति से कहा। उसकी धीमी आवाज झांग एगो के कानों तक पहुंच रही थी। झांग एगो और फैंग बुजुए दोनों ने प्रसन्न भाव से संप्रदाय गुरु का दरवाजा खोला। संप्रदाय गुरु, आज हमारे पास एक बड़ा आदेश है। ओह, लिन फैन ने उदासीनता से कहा, मानो ये बड़ा आदेश उसके लिए कोई साधारण बात हो। संप्रदाय गुरु, क्या आपको जरा भी जिज्ञासा नहीं है? झांग एगो और फैंग बुजुए, जिनके हृदय उत्साह से भरे थे, ने संप्रदाय गुरु को इतना शांत और स्थिर देखकर आश्चर्य से पूछा। आप जिस बड़े मामले की बात कर रहे हैं वह तो इस संप्रदाय गुरु की अपेक्षाओं के भीतर ही है। इसमें जिज्ञासा की क्या बात है? इस क्षण लिन फैन के चेहरे से श्रेष्ठता की एक हल्की सी आभा निकली, मानो दुनिया की कोई भी चीज उसके धर्म नेत्र से बच नहीं सकती। तो संप्रदाय गुरु, आपको तो पहले से ही पता था। लिन फैन ने झांग एगो और फैंग बुजुए के उत्तेजित हृदयों को ठंडे पानी की एक बाल्टी से भिगो दिया और उनकी प्रचंड ज्वालाएं तुरंत बुझ गईं। लिन फैन ने उनके हाव भाव देखे, उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुम छोटे बदमाशों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस संप्रदाय गुरु को हैरानी से दंग कर सकते हो? तुम सचमुच इस संप्रदाय गुरु को कम आंकते हो। संप्रदाय गुरु, आज वरिष्ठ भाई ये बाहरी संप्रदाय से 10 प्रतिभाशाली शिष्यों को अपना समर्थन देने के लिए लाए हैं। उन्होंने हमें कीमिया के लिए बहुत सारी सामग्रियां दी। इस बार हमारा नामहीन शिखर बाहरी संप्रदाय में जरूर नाम कमाएगा, झांग एगो ने कहा। लिन फैन ने आश्चर्य से दोनों को देखा। ये शातियन समर्थन दिखाने के लिए लोगों को लेकर आया था। लिन फैन ने सचमुच इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके विचार से ये शातियन के गुस्सैल स्वभाव के कारण क्या उसके दोस्त भी हो सकते हैं? लेकिन अब इस कठोर वास्तविकता ने लिन फैन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। ये शातियन के तो वास्तव में दोस्त थे। संप्रदाय गुरु, ये 10 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा दी गई सामग्री है। फैंग बुजुए ने बगल से अपनी भंडारण थैली से सामग्री के कई सेट निकाले और उन्हें जमीन पर व्यवस्थित रूप से रख दिया। ये सेट वरिष्ठ भाई मेंग के लिए है। सामग्री के 10 सेट, केवल एक ड्रैगन रक्त गोली की आवश्यकता है। ये सेट वरिष्ठ भाई जियान के लिए है। सामग्री के 6 सेट, बस एक यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली चाहिए। ये सेट, हर बार जब फैंग बुजुए सामग्री का एक सेट निकालते तो वे उस औषधीय गोली का नाम बताते जो दूसरे पक्ष ने मांगी थी। संप्रदाय गुरु, उन सभी ने कहा कि हम सफल हों या ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई इतने उदार होंगे, फैंग बुजुए ने कहा। कनिष्ठ भाई, यह वरिष्ठ भाई आपको डांट नहीं रहे हैं, बल्कि आप चीजों को बहुत सरलता से समझते हैं। इनमें से प्रत्येक सामग्री काफी मूल्यवान है। वरिष्ठ भाई ये का नेटवर्क भले ही व्यापक हो, फिर भी उनके लिए इन्हें यूं ही सौंप देना असंभव है। मेरी राय में वरिष्ठ भाई ये ने इस बार काफी लाभ दिए होंगे, झांग एगो ने कहा। ठीक है, पहले आप दोनों बाहर जाएं। हालांकि इनमें से कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस संप्रदाय के गुरु के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लिन फैन को राहत मिली कि झांग एगो में इतनी बुद्धि थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय में सभी लोग चतुर होंगे, लेकिन कम से कम 1-2 चतुर तो होंगे ही। लिन फैन झांग एगो की बहुत कद्र करता था। हाँ, झांग एगो और फैंग बुजुए ने सम्मानपूर्वक विदा ली और कमरे से बाहर चले गए। दोनों के जाने के बाद लिन फैन ने अपने सामने रखी सामग्रियों की कतारों को देखा। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। लिन फैन ने सचमुच ये शातियन के मदद के लिए आगे आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब जब तथ्य उसके सामने थे तो उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली, ड्रैगन रक्त की गोली, सप जीवन गहन द्वार की गोली, स्वर्ग सुधार की गोली, प्रत्येक प्रकार की औषधीय गोली अत्यंत मूल्यवान थी। लिन फैन ने ड्रैगन रक्त की गोली के लिए सामग्री उठाई और सिस्टम ने तुरंत उनका विश्लेषण किया। ड्रैगन रक्त, क्रूर जानवर, बार ड्रैगन का सार रक्त, अत्यधिक अस्थि पाला फूल, एक प्रकार का आध्यात्मिक पौधा जो अत्यधिक ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में उगता है। लिन फैन ने प्रत्येक सामग्री के अद्भुत उपयोगों को तुरंत समझ लिया। इन औषधीय गोलियों के लिए यदि किसी की कीमिया कौशल एक निश्चित क्षेत्र तक नहीं पहुंची है तो उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करना असंभव होगा। हालांकि लिन फैन के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। उसकी कीमिया रैंक पहले ही स्तर 15 तक पहुंच चुकी थी।
हालांकि इन औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना मुश्किल था, फिर भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यिन यांग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड पिल तलवार के इरादे को विकसित करने के लिए एक औषधीय गोली है, जिसमें यिन और यांग जल मुख्य घटक हैं, जिन्हें परिष्कृत करके एक विशिष्ट औषधीय गोली बनाई जा सकती है। लिन फैन ने सामग्रियों का एक समूह, कुल 48 आध्यात्मिक पौधे, उठाया और उन्हें गोली भट्टी में फेंक दिया। बज़ बज़। इस समय उसकी चेतना के सागर में स्थित गोली भट्टी गुनगुना उठी और सफ़ेद धुंध के गुच्छे उगलने लगे। ये सफ़ेद धुंध यिन और यांग के विभाजन के रूप में प्रकट हुई और इसके भीतर एक जीवंत हर्बल तलवार इरादा धीरे धीरे उभर रहा था। ये कीमिया सत्र थोड़ा लंबा चला। इस यिन यांग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड पिल को परिष्कृत करने में आधा अगरबत्ती का समय लगा। इसी समय गुनगुनाती हुई गोली भट्टी एक तेज रोशनी से कांप उठी, गोली का ढक्कन खुला और एक औषधीय गोली धीरे धीरे ऊपर उठकर लिन फैन के हाथ में आ गई। डिंग। एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की यिन यांग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड पिल को परिष्कृत करने के लिए बधाई। यिन यांग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड पिल यिन और यांग तलवार के इरादे को विकसित करती है, यिन और यांग तलवार के इरादे को गाढ़ा करती है। डिंग। इसे खाने से अनुभव बढ़ सकता है। डिंग। कीमिया का अनुभव बढ़ गया। एक यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली को परिष्कृत करने से कीमिया कौशल के लिए आवश्यक अनुभव में काफ़ी वृद्धि हुई। अपनी हथेली में आधी सफ़ेद और आधी काली औषधीय गोली को देखते हुए लिन फैन धीरे धीरे उसका अध्ययन करने लगा। ये औषधीय गोली मंद यिन और यांग क्यू से भरी हुई थी और साथ ही औषधीय गोली पर एक जीवंत तलवार का आशय था, मानो वह किसी भी क्षण गोली से बाहर निकल सकती हो। लिन फैन पहली बार किसी उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा था और उसे ये बहुत अद्भुत लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विभिन्न आध्यात्मिक पौधों के मिश्रण से इतनी शक्तिशाली औषधीय गोली बन सकती है। लिन फैन ने धीरे से आह भरी। शायद एक ही औषधीय गोली किसी का भाग्य बदल सकती है। इस समय लिन फैन ने सर्वोच्च गोली जो उसने कभी खाई थी, वो औषधीय गोली जो किसी व्यक्ति की योग्यता बदल सकती थी। हालांकि यह यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली और सर्वोच्च गोली तुलनीय नहीं थी, इसने लिन फैन के लिए स्वर्ग विरोधी मार्ग खोल दिया। लिन फैन के अनुसार किसी भी उपपेशे को कम नहीं आंका जाना चाहिए। लिन फैन ने यह औषधीय गोली पकड़ी और उसमें रुचि का एक संकेत उभरा। इस औषधीय गोली में यिन और यांग और तलवार के इरादे का ताव था। उसने सोचा कि अगर वह इसके माध्यम से अपना सच्चा सार प्रसारित करे तो क्या होगा। ये लिन फैन के लिए एक प्रयोग था। लिन फैन ने औषधीय गोली को गोली भट्टी में फेंका, फिर अपनी दिव्य क्षमता यिन और यांग को सक्रिय किया। यिन और यांग क्यू की किरणें गोली भट्टी में प्रवाहित हुई। तुरंत औषधीय गोली प्रकाश से झिलमिला उठी और सफ़ेद और काले रंग और भी स्पष्ट हो गए। हालांकि मन साधना तकनीक तलवार अभिप्राय अभी दूसरे लोक तक ही विकसित हुई थी, इसलिए इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक स्वर्गीय कोटि की मन साधना तकनीक वास्तव में एक स्वर्गीय कोटि की मन साधना तकनीक ही थी। तलवार अभिप्राय सक्रिय करें। इस समय लिन फैन के चारों ओर का शून्य लोक अचानक विकृत हो गया। एक अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण, अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ तलवार अभिप्राय धीरे धीरे यिन यांग परिग्रामी तलवार की गोली में प्रवाहित हुआ। तलवार की मंशा को सक्रिय करो। इस क्षण लिन फैन के चारों ओर का शून्य क्षेत्र अचानक विकृत हो गया। एक अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण, अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ तलवार की मंशा धीरे धीरे यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली में प्रवाहित हुई। इस क्षण लिन फैन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली और भी अधिक चमकदार प्रकाश के साथ फूट पड़ी। इसने आकाश को ढक लिया, मानो वो पूरी दुनिया को ढक देना चाहती हो। एक दिव्य गोली, बिल्कुल एक दिव्य गोली। इस क्षण लिन फैन ने पाया कि जब उसने अपने यिन और यांग के सच्चे सार और तलवार की मंशा को इसमें डाला तो औषधीय गोली पहले से कई गुना अधिक क्यूई के साथ फूट पड़ी। डिंग। एक अर्धनिर्मित स्वर्ग श्रेणी निम्न श्रेणी की औषधीय गोली कैओस तलवार की गोली को परिष्कृत करने के लिए बधाई। इस समय जैसे ही लिन फैन ने औषधीय गोली को छुआ, सिस्टम ने एक रोमांचक सूचना भेजी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिन और यांग क्यूई और स्वॉर्ड इंटेंट डालने के बाद वो इस पृथ्वी श्रेणी मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली को वास्तव में 2 चरणों तक बढ़ा देगा, जिससे लिन फैन ने कहा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि लिन फैन का उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा, इससे पहले कि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कैओस स्वॉर्ड पिल अंदर से टूट गई थी, क्यूई की धाराएं अंदर से बह रही थीं। ये लिन फैन इस समय बहुत घबरा गया, बुदबुदाया, क्या बकवास है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना? जिस औषधीय गोली को मैंने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया है, उसमें समस्या कैसे हो सकती है? डिंग। आधी अधूरी कैओस स्वॉर्ड पिल यिन और यांग क्यूई और स्वॉर्ड इंटेंट की दिव्य क्षमता का सामना नहीं कर सकती और बिखरने वाली है। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर लिन फैन ने तुरंत उसे लेने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। औषधीय गोली के शरीर को लगातार टूटते देख लिन फैन तुरंत चिंतित हो गया।
एक दोषी को बचने देने से बेहतर है कि 1000 निर्दोषों को मार दिया जाए के सिद्धांत का पालन करते हुए लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के औषधीय गोली पकड़ ली और उसे जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया। टूटने से पहले मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे मूल औषधीय प्रभाव बरकरार रहना चाहिए, है ना? डिंग, एक अर्धनिर्मित कैओस स्वॉर्ड गोली खा रहा हूं। अनुभव में बदलो या प्रभावकारिता विरासत में पाओ। क्या बात है, इस समय तुम मुझे अभी भी चुनाव करने पर मजबूर कर रहे हो, क्या ये कोई घोटाला नहीं है? अनुभव में बदलो। डिंग, सेवन विफल रहा। जैसे ही लिन फैन अपने अनुभव के आसमान छूने का इंतजार कर रहा था, उसने जो कैओस स्वॉर्ड पिल मिली थी वह उसके शरीर में तुरंत बिखर गई और क्यूई की एक विशाल लहर उसके पूरे अस्तित्व में भर गई। स्वॉर्ड इंटेंट, यिन और यांग क्यूई की दो अलग अलग धाराएं उसके शरीर में हिंसक रूप से टकराईं, मानो फूटने ही वाली हों। इस क्षण लिन फैन एकदम से अचंभित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। तभी लिन फैन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और उसका कोमल छोटा गुलदाउदी कुछ छिड़कने ही वाला था। धिक्कार है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिन फैन चिल्लाया, अपने शरीर में क्यूई की इन दो धाराओं को सचमुच सहन नहीं कर पा रहा था। फुफकार, धमाका, भव्य देहाती 2 मंजिला लकड़ी का घर अचानक एक शक्तिशाली आंतरिक बल से उड़ गया। विस्फोट की गूंज आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे झांग एगो और फैंग बुजुए, जो बेसुध बातें कर रहे थे, चौंक गए और डर के मारे उछल पड़े। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? संप्रदाय गुरु का लकड़ी का घर कैसे फट सकता है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत घबराकर चिल्ला उठे। संप्रदाय गुरु। उनके विचार से अभी अभी कीमिया भट्टी में विस्फोट हुआ होगा और वे सोच रहे थे कि संप्रदाय गुरु कैसे होंगे। जब दोनों घर में दौड़े तो उन्होंने संप्रदाय गुरु को शांत, सुरक्षित और स्वस्थ बैठे देखा और तुरंत राहत की सांस ली। संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? झांग एगो ने उस खाली जगह को देखते हुए पूछा जहां संप्रदाय गुरु के पीछे लकड़ी की दीवार हुआ करती थी। उसका चेहरा हतप्रभ था। खांसी, कुछ नहीं। अभी अभी जब मैं कीमिया कर रहा था, मैंने एक सर्वोच्च साधना तकनीक प्रसारित की और बची हुई शक्ति ने इस लकड़ी की दीवार को उड़ा दिया। ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, बाद में चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, अंदर मत आना, क्योंकि मैं, संप्रदाय गुरु, इस समय कीमिया कर रहा हूं, लिन फैन ने शांत भाव से कहा। हाँ, झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने संप्रदाय गुरु को कुछ संदेह से देखा। उन्हें पूरी बात का पता नहीं था और अंततः चुपचाप पीछे हट गए। दोनों के जाने के बाद लिन फैन ने तुरंत राहत की सांस ली। उसने अपनी ठंडी पीठ को छुआ, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी पैंट सचमुच फट गई थी, लेकिन सौभाग्य से वह खतरे के सामने शांत रहा, वरना अगर दोनों ने उसकी शर्मनाक स्थिति देख ली होती तो उसे सचमुच नहीं पता होता कि उसकी लंबी और शक्तिशाली छवि का क्या होगा। लिन फैन ने फिर अपनी पैंट बदली और उस स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जो अभी अभी घटी थी। अराजकता तलवार की गोली उसकी यिन और यांग क्यूई और तलवार के इरादे का सामना नहीं कर सकी। ऐसा हो सकता है कि औषधीय गोली के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री उसके असली सार को सहन नहीं कर पा रही थी, या शायद उसका असली सार बहुत उच्च गुणवत्ता का था, जिससे वह सीधे असहनीय हो गया। हालांकि इस प्रयोग से लिन फैन को एक सामान्य विचार आया। भविष्य में अगर उसे उच्च श्रेणी की सामग्री मिल जाए तो वह अपनी कल्पना से परे औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकेगा। लिन फैन ने फिर सामग्री के कुछ हिस्से उठाए और उन्हें गोली भट्टी में फेंक दिया। डिंग, पृथ्वी श्रेणी मध्यम श्रेणी यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली को परिष्कृत करने के लिए बधाई। डिंग, पृथ्वी श्रेणी मध्यम श्रेणी यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली को परिष्कृत करने के लिए बधाई। कुल 5 यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोलियां तैयार हुईं। किसी भी कीमियागर के लिए गोली उत्पादन की यह दर भयावह थी। इस तरह की उच्च श्रेणी की औषधीय गोली परिष्कृत निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों के विपरीत, जहां पदार्थों के एक भाग से कई पदार्थ उत्पन्न हो सकते थे, पदार्थों के प्रत्येक भाग से केवल एक गोली ही उत्पन्न कर सकती थी, आध्यात्मिक पौधे के सार को पूरी तरह से अवशोषित कर सकती थी और कई आध्यात्मिक पौधों के प्रभावों को मिलाकर सबसे शक्तिशाली औषधीय गोली बना सकती थी। एक यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली छोड़कर लिन फैन ने बाकी 4 को सीधे अपने मुंह में डाल लिया और खुशी खुशी उन्हें खा लिया। डिंग, पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली खाने और अनुभव बढ़ाने के लिए बधाई। 5 औषधीय गोलियों के सेवन से उसका साधना अनुभव काफी बढ़ गया, लेकिन इस विशाल अनुभव के लिए यह बाल्टी में एक बूंद के समान था। हालांकि लिन फैन का मानना था कि जब तक वह नामहीन शिखर की प्रतिष्ठा स्थापित कर लेगा, तब तक उसे कीमिया के लिए खोजने वालों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। उस समय थोड़ा थोड़ा करके संचय करते हुए वह लेटे लेटे भी स्तर बढ़ा सकता था। अगर आपको डर लग रहा हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद एक और औषधीय गोली थी, ड्रैगन रक्त गोली। पदार्थों का विश्लेषण करने के बाद ये औषधीय गोली शरीर शोधन के लिए होनी चाहिए।
अमर राक्षसी शरीर की साधना शुरू करने के बाद से लिन फैन का सामना पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो भौतिक शरीर की साधना कर रहा था। पिछला व्यक्ति तलवार दाव की साधना कर रहा होगा, और वह भी अपेक्षाकृत उन्नत तलवार दाव, यिन यांग घूमने वाली तलवार की गोली ऐसी चीज नहीं थी जिसका सेवन कोई साधारण व्यक्ति कर सके, क्योंकि इसे खाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे 10,000 तलवारें हृदय में चुभ रही हों, और कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लिन फैन ने ड्रैगन रक्त गोली की सामग्री को गोली भट्टी में फेंक दिया, ये जानने के लिए कि अगर अमर राक्षसी शरीर का असली सार इसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा। हालांकि लिन फैन पहले से ही डरा हुआ था। पाद इतना अस्त व्यस्त था कि अगर वह पूरे घर को फिर से उड़ा देता तो सचमुच बहुत बुरा होता। इसलिए उसने ईमानदारी से किमियागिरी जारी रखी और तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे भविष्य में बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री न मिल जाए ताकि वह सही तरीके से प्रयोग कर सके। इसी समय गोली भट्टी के ऊपर एक रक्त रंग का ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था, मानो बाढ़ के ड्रैगन से एक असली ड्रैगन में बदल रहा हो। डिंग, पृथ्वी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की ड्रैगन रक्त गोली को परिष्कृत करने के लिए बधाई। ड्रैगन रक्त गोली सेवन के बाद भौतिक शरीर को शांत करने के लिए बाढ़ के ड्रैगन की शक्ति का संचार करें। लिन फैन ने फिर सामग्री के सभी 10 भागों को परिष्कृत किया, अपना मुंह खोला, उसमें 9 औषधीय गोलियां डाली और औषधीय गोलियों से मिले अनुभव का खुशी खुशी आनंद लिया। हालांकि अब वो औषधीय गोलियों की प्रभावशीलता का उपयोग कर सकता था। लिन फैन की राय में इन पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका ग्रेड बहुत कम था। एक बार का बढ़ावा मिलना ही बेहतर था। हालांकि अगर बाहरी लोगों को पता चलता तो शायद वे खून थूकते। हालांकि ये कुछ औषधीय गोलियां पृथ्वी रैंक मध्यम श्रेणी की थीं, फिर भी पृथ्वी रैंक मध्यम श्रेणी में इन्हें परिष्कृत करना सबसे कठिन था। इन्हें परिष्कृत करना पृथ्वी रैंक उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों से भी कहीं ज्यादा कठिन था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लिन फैन ने सभी औषधीय गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। एक प्रकार की औषधीय गोली लिन फैन ने नहीं खाई, क्योंकि वह उसके 2 शिष्यों के लिए काफी उपयोगी थी। स्वर्ग सुधार गोली दीर्घकालिक सेवन एक मार्शल कलाकार की जन्मजात कमियों को दूर कर सकता है, और इसके अनगिनत अद्भुत उपयोग हैं। इस स्वर्ग सुधार गोली के लिए कुल 3 प्रकार की सामग्रियां थीं। हालांकि इसका स्तर केवल निम्न श्रेणी का पृथ्वी स्तर था, फिर भी इसके अद्भुत उपयोग किसी भी मार्शल कलाकार के लिए बहुत फायदेमंद थे। खासकर झांग एगो और फैंग बुजुए के लिए इसका और भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उनकी साधना कमजोर थी और उनमें अभी भी कई अंतर्निहित दोष थे। अपनी कमियों को दूर करने के लिए इस स्वर्ग सुधार गोली के साथ उनकी साधना आगे बढ़ती। इस दौरान जब परिस्थितियां अनुकूल होती, लिन फैन उनकी योग्यता को बेहतर बनाने में मदद के लिए उनके सिर पर थपथपाते भी थे। इस गौण व्यवसाय सहायक पेशे के अनगिनत अद्भुत उपयोग थे। लिन फैन जानता था कि उसने इस सहायक पेशे के सार को पूरी तरह से नहीं खोजा है। अगर वह इसमें पूरी तरह से निपुण हो पाता तो शायद यह असाधारण होता। संप्रदाय गुरु, खाने का समय हो गया है। तभी झांग एर्गो और फैंग बुजुए बाहर से भरपूर भोजन लेकर अंदर आए। हाँ, लिन फैन ने सिर हिलाया। आमतौर पर दिन में 3 बार भोजन के लिए अगर वह बाहर नहीं जाता तो झांग एर्गो और उसका छोटा भाई उसे तैयार करके पहुंचा देते थे। रहने की जगह थोड़ी घटिया होने के अलावा लिन फैन के अनुसार बाकी सब कुछ काफी अच्छा था। संप्रदाय गुरु, यह एक ऑसमेंथस मछली है जिसे मेरे छोटे भाई और मैंने संप्रदाय की ऊपरी नदी से पकड़ा था। यह बहुत स्वादिष्ट है, झांग एर्गो ने कहा। वह नामहीन शिखर पर रहने और संप्रदाय गुरु का शिष्य होने का आदी हो गया था। हर दिन वह साधना करता, बातें करता, शेखी बघारता और कुछ देर इधर उधर घूमता। झांग एर्गो की नज़र में ये जीवन काफी सुखद था, खासकर क्योंकि संप्रदाय गुरु उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि संप्रदाय गुरु कभी कभी धूर्तता से अहंकार का भाव प्रकट करते थे, लेकिन इसी अहंकार ने झांग एर्गो को जीत लिया था। ये 2 औषधीय गोलियां हैं, वापस जाने के बाद इन्हें ले लेना, इनसे तुम्हें फायदा होगा। लिन फैन ने 2 स्वर्ग सुधार गोलियां फेंक दी। औषधीय गोलियां लेते ही झांग एर्गो का चेहरा खिल उठा। उसने शुरू में सोचा था कि ये भाई दाफान हैं, लेकिन जब उसने ये अपरिचित औषधीय गोलियां देखी तो वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। भाई दाफान लिए हुए उसे कई दिन हो गए थे और उसे इसकी बहुत याद आ रही थी। फैंग बुजुए की अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से झांग एर्गो से कहीं ज्यादा थी। औषधीय गोली प्राप्त करते ही उसे अद्भुत औषधीय क्यूई का एहसास हुआ। ये औषधीय गोली निश्चित रूप से कोई साधारण औषधीय गोली नहीं थी। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, फैंग बुजुए ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। बस मेरे लिए मेरा घर बना दीजिए, लिन फैन ने कहा। हाँ, फैंग बुजुए ने सिर हिलाया। इस समय झांग एर्गो ने लिन फैन को दयनीय दृष्टि से देखा। उसका स्वर झिझक रहा था। संप्रदाय गुरु, क्या मैं इस औषधीय गोली को उस भाई दा फैन के बदले में दे सकता हूँ? देखिए, पिछले कुछ दिनों में मेरा वजन कम हो गया है और मैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए भाई दा फैन का उपयोग करना चाहता हूँ।
झांग एगो को वास्तव में उस एहसास की कमी महसूस हुई। हालांकि यह औषधीय गोली निश्चित रूप से असाधारण थी। अगर झांग एगो को चुनना होता तो वह निश्चित रूप से भाई दा फैन को चुनता, क्योंकि ऐसी औषधीय गोली एक आदमी को लेनी चाहिए। प्रभावशाली, शक्तिशाली और उत्साहवर्धक, यह एक दिव्य गोली है जिसके तुम्हारे लिए अपार लाभ हैं। क्या तुम सचमुच इसे बदलना चाहते हो? लिन फैन दंग रह गया। झांग एगो के विनती भरे चेहरे को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, उसने तो ये भी कहा कि उसका वजन कम हो गया है। तुम्हारा घर तो पहले से ही गर्दों से भरा पड़ा है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, और तुम फिर भी जमीन में छेद करते रहना चाहते हो। लग रहा था कि भाई दा फैन वाकई लत लगा रहा था। एनएन एक्सचेंज एक्सचेंज। झांग एगो ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेतहाशा सिर हिलाया, मानो भाई दा फैन के बदले एक्सचेंज करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। फैंग बुजुए ने झांग एगो को देखा, फिर अपने हाथ में रखी औषधीय गोली को, और उसके मन में भी एक विचार आया, अगर उसने इसे एक्सचेंज कर लिया तो नुकसान भी नहीं होगा। लिन फैन इस समय अवाक था, ये देखकर कि फैंग बुजुए को भी औषधीय गोली बदलने की इच्छा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या ये हो सकता है कि संप्रदाय के दो भावी शिष्य भाई दा फान के अद्भुत प्रयोगों में डूब जाएं? लिन फान ने हल्के से खांसते हुए कहा, इस संप्रदाय को तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम इसे बदलने पर जोर दोगे तो ये संप्रदाय तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ। झांग एगो ने थोड़े उत्साह से सिर हिलाया। लिन फान ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं, फिर असीम ज्ञान से भरी दो गहरी आंखों ने उन दोनों की ओर देखा। युवा और सार की अनमोलता से अनभिज्ञ बूढ़ा और खाली गुफाओं को आंसुओं से निहारता हुआ। इस वाक्य को समझने तक रुको, फिर तय करो कि इसे बदलना है या नहीं। लिन फैन ने उस पल सच्ची ईमानदारी से कहा, अगर ये दोनों उसके शिष्य न होते तो भला किसे परवाह होती? उनका कोई साथी नहीं था, फिर भी वे आदी थे। अगर बाद में उनका कोई साथी होता तो क्या होता? संप्रदाय गुरु, मैं समझ गया हूँ। मैं अब भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ। लिन फैन के बोलते ही झांग एगो ने तुरंत कहा। लिन फैन ने झांग एगो की ओर देखा और आखिरकार हार मानकर उसे स्वीकार कर लिया। बाद में जब उसे पछतावा होगा तो उसे इस संप्रदाय गुरु की तलाश में फिर कभी नहीं आना चाहिए। अब तुम दोनों बाहर निकलो। लिन फैन ने उन दोनों की ओर औषधीय गोलियां फेंक दी और उन्हें छोटे कुत्तों की तरह भगा दिया। यह वाकई बहुत निराशाजनक था। क्या इस संप्रदाय गुरु के अधीन दो महान शिष्यों की प्रतिष्ठा अब भी उनके पास थी? अगर यह बात बाहर आ गई तो उनका क्या होगा? संप्रदाय गुरु, आप सचमुच वो व्यक्ति हैं जिनकी मैं, झांग एगो, अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। झांग एगो इस पल बहुत खुश हुआ और उसकी जबरदस्त प्रशंसा की। और ये औषधीय गोलियां भी कल उन्हें दे देना। ये संप्रदाय गुरु आज रात बहुत थके हुए हैं, आप इन्हें कल ले सकते हैं, लिन फैन ने कहा। हाँ। तब झांग एगो और फैंग बुजुए तुरंत पीछे हट गए। वरिष्ठ भाई, संप्रदाय गुरु के उस वाक्य का क्या मतलब था? कनिष्ठ भाई को ठीक से समझ नहीं आ रहा है। फैंग बुजुए को संप्रदाय गुरु द्वारा अभी अभी कहा गया वाक्य याद आया। उसे लगा कि उसमें सर्वोच्च दाव है, लेकिन कुछ शब्द अस्पष्ट थे जिससे उसे गहराई से समझना असंभव हो गया था। मुझे कैसे पता? हमारे संप्रदाय गुरु सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। देखो, आज औषधीय गोलियां परिष्कृत हो गईं। कितना अद्भुत! यह वाक्य संप्रदाय गुरु की जीवन अंतर्दृष्टि हो सकती है। वो अब हमें इसे साझा करने के लिए कह रहे हैं। मेरे विचार से संप्रदाय गुरु अवश्य ही कोई कहानी वाले व्यक्ति होंगे, अन्यथा वे इतने गहरे शब्द नहीं कहते। झांग एगो की आंखें किसी देवता की तरह थीं, रात में निहारते हुए, ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति पर गर्व महसूस करते हुए। ओह, फैंग बुजुए को लगा कि उसके वरिष्ठ भाई की बातें बहुत मायने रखती हैं। घर के अंदर लिन फैन सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों शिष्यों के बारे में क्या कहे। उसने अपने हाथ में भाई दा फैन को एक क्रूर भाव से देखा। इस औषधीय गोली का ऐसा क्या प्रभाव था कि यह उसके दो महान शिष्यों को इतना मोहित कर सकती थी? नहीं, आज रात चाहे कुछ भी हो, इस बूढ़े व्यक्ति को इसे जरूर आजमाना चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि अपनी इच्छा शक्ति के बावजूद मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता। धिक्कार है, मैं कर ही दूंगा। कौन किससे डरता है? इस बूढ़े ने तुम्हें निखारा है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने तुरंत कदम उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाई दा फैन अपने मुंह में डाल लिया। लिन फैन गहरी सांस लेते हुए पालती मारकर बैठ गया। भाई दा फैन उसके मुंह में जाते ही पिघल गया और एक गर्म धारा में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। चलो। लिन फैन वहीं निश्चल बैठा रहा, अपने दिल में चिल्ला रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद लकड़ी के घर के अंदर से अचानक आवाज आई, हे भगवान, ये तो वाकई जहरीला है।